पहला लेक्चर है। आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मेरे आदरणीय गुरुवर्य परम पूज्य श्री नाना पंचतत्व में कुछ ही दिन पहले विलीन हो गए हैं। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे आयुर्वेद सिखाया। पहला दिन मुझे याद है जब मैं नाना के पास गई थी और नाना ने मुझे पूछा था कि आपका किस विषय में एमडी हुआ है। जब मैंने कहा कि मेरा बाल रोग में एमडी हुआ है, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि आपने कभी बस्ती या कभी वमन किया है? मैंने सिर हिलाया कि कभी नहीं सर, मैंने तो अभी तक कभी के 8 साल में कभी वमन और बस्ती क्रम किया ही नहीं है। तो नाना ने मराठी में बोला मुझे कि पुंगड़ी करता कागदाची फेक डस्टबिन में। मीन्स कि उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं। अगर आपने खुद पे पंचकर्म नहीं किया है तो पहले आप खुद पे पंचकर्म करो और फिर आप वमन नहीं करोगे तो बालकों को वमन कैसे दोगे? नाना हमेशा कहते थे कि आप बाल रोग में एमडी हो, आयुर्वेद में बाल रोग एक्सेलेंट है। घर का बच्चा अगर आप आयुर्वेद से ठीक कर दो तो पूरा घर आपका आयुर्वेद में हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो कभी अकेला क्लिनिक पे नहीं आता, उसके पेरेंट्स ही लेके आते हैं। अगर बच्चा ठीक हो गया है, अगर बच्चा रात भर खांस रहा है और अगर आपने ऐसी दवाई दी कि वो ठीक हो गया तो पूरा घर शांति से सोता है। दूसरे दिन वैद्य का सुबह ही नाम लिया जाता है कि इस वैद्य के कारण ये बच्चा ठीक हुआ है। आयुर्वेद ये हर एक बालक का हक है। लेकिन ऐसा हुआ है कि आजकल के जमाने में सिर्फ बाल गुट्टी के स्वरूप में ही आयुर्वेद लोगों को पता है। नाना हमेशा कहते थे, इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्षम फलदर्शनात्। मीन्स यू बिकम वाइसर ओनली व्हेन यू ट्रीट। ये आज का लेक्चर मैं मेरे परम पूज्य गुरु नाना को समर्पित करती हूँ। जो भी गलतियां है वो मेरी है और जो भी आपको सही लगे वो आयुर्वेद का है, मेरे नाना का है। उनको प्रणाम करके मैं आगे चलती हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है और इसका सही सच्ची में दिल से जवाब देना है। यहाँ पे जो भी अटेंडी है, जो पेरेंट्स है या जो भी स्टूडेंट्स है, लेकिन अभी घर में कोई भी बच्चा है तो किसने अभी तक घर के बच्चों को आयुर्वेद दिया है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। क्या आप दे रहे हो आयुर्वेद घर के बच्चों को? यस भाग्यश्री मैम। और अगर नहीं दे रहे हैं? यस यस यस, वेरी गुड। जी मैम, मेरे घर पे हाँ कोई बोल रहा था? मेरे घर पे मैम दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी जो है जो नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा आत्मविश्वास है कि ये लेक्चर के बाद जो नहीं दे रहे हैं या एज अ वैद्य पेशेंट को, बच्चों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली ट्रीट करेंगे विथ कॉन्फिडेंस और वो आयुर्वेद से ही ट्रीट करेंगे। ऐसा होता है कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम दे विल नेवर बी इनफ। हमारे पास आयुर्वेद में ज्ञान का भंडार है। चरक संहिता का सूत्र स्थान पढ़ लो तो आप अनगिनत प्रॉब्लम अपने, लोगों के, समाज के, पूरे विश्व के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उस तरह से आयुर्वेद पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर हमारे सोचने का तरीका ही जब हम यूजी करते हैं या पीजी करते हैं तब नजरिया ही डेवलप नहीं होता है। लेकिन नाना जैसे गुरु, डॉक्टर रामदास आव्हाड सर जैसे अगर गुरु मिले, मयूर सर जैसे गुरु मिले तो हम डेफिनेटली ये नजरिया हमको मिलता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इन पेडियाट्रिक? मैंने रिसेंटली एक लेक्चर अटेंड किया था लास्ट अप्रैल में, शायद अप्रैल या मार्च में। तो IMA का इंडियन पेडियाट्रिक एसोसिएशन का वो लेक्चर था। सब एलोपैथी के डॉक्टर्स, पेडियाट्रिशियंस थे, जहाँ हर एक पेडियाट्रिक्स के स्पेशलिस्ट का वहां पे लेक्चर चल रहा था। जैसे पेडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट थे वहां पे, पेडियाट्रिक्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। तो जब मैंने वो लेक्चर पूरा सुना तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि एट लास्ट उनका जो ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम असाध्य उनके हिसाब से जो व्याधि है वो स्टेरॉइड पे एंड होता है, या फिर वो बोलते हैं कि देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस इज जस्ट काउंसलिंग करो पेरेंट्स की। तो हम
एज ए आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स एज ए डाइटिशियन काम कर सकते हैं। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाओ तो वो क्या खाना है, कब खाना है, ये बता देगा, लेकिन किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से बनाना है, जैसे आहार विधि विशेषार्थ बताए हैं, उष्ण मशनियात, स्निग्ध मशनियात और अजलपन, अहस्नम, ये कोई डाइटिशियन नहीं बता सकता, ये हम ही बता सकते हैं। प्रिपरेशन से लेके खाना खाने तक ये हम बता सकते हैं। एज ए इम्यूनोलॉजिस्ट, अभी जो 1 साल से हम देख रहे हैं कि इम्यूनोलॉजी ये हर यानी एक ही वर्ड है जो सब जगह पे हमें यही सुनाई दे रहा है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इसके पहले कभी ये हमें पता भी नहीं था, यानी इन जनरल समाज में ये वर्ड पता नहीं था, लेकिन हम इसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एज ए इम्यूनोलॉजिस्ट। तो current situation immunology is a most promising branch and has a vast scope in day-to-day practice. Next है endocrinology, congenital hypothyroidism से लेके जो भी endocrine disorder है, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अष्टो महानिंदित अध्याय जो चरकाचार्य ने बताया है, तो वो पूरा एंडोक्राइनोलॉजी आई थिंक कवर कर लेता है। अगर हम वो ध्यान से पढ़े तो ऐसा है कि अभी तक उसको उस जमाने में भी नहीं और अभी भी नहीं कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं मिलती, लेकिन उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हम वो कैसे सुधार सकते हैं, ये डेफिनेटली दिनचर्या, ऋतुचर्या से और उनको प्रकृति के हेतु देके हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए डेंटिस्ट्री। कितना कॉमन है कि आज छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि टूथ कैरिज होने पे वो रूट कैनल कर देते हैं। ऐसे 3, 4, 5 साल के बच्चे मैंने देखे हैं कि अभी दांत उगे नहीं कि उनको रूट कैनल हो जाता है उनका। सिर्फ आप छोटा सा इरिमिदादी तेल देखो, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनका जो रूट कैनल है वो बच जाता है। उनको अन्य से वैसे ही वो दांत यही होने वाले हैं, गिरने वाले ही हैं, लेकिन हम अगर वो अननेसेसरी इंटरवेंशन ना करें तो काफी फायदेमंद होता है। एज ए रूमेटोलॉजिस्ट, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यस मैम, दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है। एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, इसको तो जैसे मैं अनुभव ले रही हूँ तो ये सब ब्रांचेस में हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, बहुत सारे लिमिटेशंस है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब बीएमएस पास कर लेते हैं ना, तो 1 साल हमें किसी भी एलोपैथी हॉस्पिटल में काम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम उनको क्या आता है ये सीखे, इसलिए कि हमारे आयुर्वेद के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और उनके लिमिटेशंस क्या है, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मेरा पेशेंट है, ये अंश नाम है इसका, ये मेरा सबसे बड़ा गुरु है। जैसे पेशेंट भी एक रूप में भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। 2070 में ये केस हुआ था। तो ये बच्चा 2 दिन का था जब उसको हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन आए थे। 6 डेज तक वो एडमिटेड रहा एनआईसीयू में। उसके बाद उसका गार्डेनियल कंटिन्यू हुआ। 3.5 मंथ में उसको कन्वर्जन आए, वो एनआईसीयू में एडमिट हुआ। उसको ACTH 0.3 ml अप टू 14 डेज चला। देन अल्टरनेट डे किया। उसके बाद भी उसको वालपेरिन, टोपैमैक, विगाबैट्रिन, ये सभी एंटी कन्वर्जन शुरू रहे, लेकिन वो एंटी कन्वर्जन शुरू रहने के बावजूद वो उसको कंटिन्यू कन्वर्जन आते ही थे। उसके बाद उसको 4.5 महीने के बाद फॉर एलार्टिया उसको एडमिट किया गया और उसको एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड फिर से स्टार्ट कर दिए। एट द एज ऑफ 7 मंथ 2 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर उसको डेंगू फीवर के लिए उसके प्लेटलेट 50,000 तक हुए थे, इसलिए फिर से एडमिट किया गया एनआईसीयू में। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से वो एनआईसीयू के फेरे लगा रहे हैं। 22 अक्टूबर टू 2 नवंबर को उसको एडमिट ही रहा। उसको डायग्नोस किया गया था ब्रोंकोनिमोनिया। उसको इनहेलेशन शुरू था, एंटीबायोटिक्स शुरू थे, नेबुलाइजेशन कंटिन्यू था। दिन में 4 बार एक्सरे निकालना, 5 बार सीबीसी करना, नेबुलाइजेशन 4 बार, ये कंटिन्यू शुरू था, लेकिन बिल्कुल रिलीफ नहीं था।
अभी जब पेरेंट्स पूछते हैं पीडियाट्रिशियन को आगे क्या किया जाए, तो उनको बोला कि प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड और आप ब्रोंकोस्कोपी के लिए पुणे लेके जाओ। उन्होंने 4-5 पीडियाट्रिशियन के और ये लिए ओपिनियन लिए थे। पेशेंट बेसिकली बुल्ढाना एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां का था। उसके बाद वो जालना गया, उसके बाद औरंगाबाद, और उसके बाद किसी मेरे फ्रेंड ने उनको बोला कि आप इतना सारा कर रहे हो, तो मेरे एक फ्रेंड है जो पीडियाट्रिक है आयुर्वेद में, तो उनसे आप ओपिनियन ले सकते हो। उन्होंने फोन किया, तो मैंने बोला कि मैंने तो पेशेंट कभी देखा नहीं है, तो आप जो भी आपका जलगांव में थे पेशेंट, तो वहां के कोई अगर है आयुर्वेद तज्ञ तो वहां पे आप दिखा लो। वो वहां पे 3-4 आयुर्वेदिक तज्ञ के पास गया, लेकिन किसी ने उसका केस नहीं लिया कि नहीं नहीं ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, हम तो नहीं हैंडल कर सकते, आप पुणे लेके जाओ या फिर आप एनआईसीयू में एडमिट कर दो। फिर पेशेंट को मैंने घर पे बता दिया कि आप महानारायण तेल और सैंधव से अभ्यंग करो, अतसी जवस का आप ये करके पेस्ट करके उसके छाती पे लगाओ। उस टाइम उसका ब्रीदिंग 10 to 20% कम हुआ और उन्होंने फोन किया कि ठीक लग रहा है, आप प्लीज आप हमें कुछ मेडिसिन भेज सकते हो तो भेजो। तो मैंने बाय बस उनको कुरियर किया सुवर्ण सिंदूर और अभ्रक भस्म और एक प्राणवल्लभ रसायन आता है जिसमें सभी अभ्रक ताम्र अभ्रक ताम्र सुवर्ण जैसे कंटेंट्स है। आई विल शेयर इन अवर ग्रुप। तो उसको प्राणवल्लभ रसायन दिया गया था, सुवर्ण सिंदूर और अभ्रक मैंने बस से कुरियर कर दिया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे वो मेडिसिन वहां पे पहुंचा और देने के तुरंत 1 घंटे बाद मुझे वो उसकी मौसी का फोन आया कि मैडम आपने ऐसा क्या भेजा है उस छोटी पुड़ी में कि बच्चा 8 महीने बाद पहली बार है जो हंसा है, हम बहुत खुश है मैम और हम नगर आना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप आ जाओ। उसके बाद भी थोड़ा सा काउंसलिंग के लिए देर लगी और वो फिर और उन्होंने 3-4 पीडियाट्रिशियन के औरंगाबाद में जाके ओपिनियन लिए और फिर फाइनली 7 नवंबर को वो एडमिशन के लिए नगर में आए। मैंने सबसे पहले पेशेंट का कंसेंट लिया, उसको सिंदूर भूषण, महालक्ष्मी विलास रस और अदरक और मधु के साथ दिया और उसको फीवर आ रहा था, अबाउट 100 to 101 था, तो कोई क्रोसिन वगैरह नहीं दिया था। पुनरावर्तक ज्वर का क्वाथ हम ड्रॉप से उसको पिलाते थे। सिंदूर भूषण महालक्ष्मी विलास के साथ हमने उसका अनुलोमन हो इसलिए बाल चतुर्भद्र ऐड किया था। लेकिन तीसरे दिन उसको थोड़ा सा स्टोमेटाइटिस, वो सख्त नहीं कर पा रहा था, तो सिर्फ कामदुदा और गैरिक का लेपन किया ओरली और उसके बाद वो भी अच्छे से फीडिंग करने लगा। लेकिन ये हुआ कि 8 महीने से जो स्ट्रेस चल रहा था उसके वजह से उसके मदर का मिल्क एकदम कम हो गया था, तो उसको दशमूलारिष्ट जीरकादिष्ट मदर को दिया और उसका भी सेकंड डे मिल्क लेवल बढ़ गया, वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रही थी। और हम जैसे घर से मैं उसको यूश या बुदगर यूश, कभी चावल की पेज ऐसे बना के मैं लेके जाती थी। उसका रेस्पिरेशन ऑन द 5th डे नॉर्मल हो गया, एक्टिविटीज इंप्रूव हो गई थी। अभी तक उसने नेक होल्डिंग भी नहीं किया था, वो वेल फीडिंग, ही वाज फीडिंग वेल और उसके वो आंखें हमेशा नीचे रखता था, तो वो इधर उधर देखने भी लगा ऑन 5th डे। ये सिर्फ 5 दिन की बात है। देखो आप पेशेंट है, वो बिल्कुल ऊपर उठाता नहीं था। ये एक ही वीडियो है मेरे पास क्योंकि 3 साल पहले की ये बात है, लेकिन उसका नेक होल्डिंग भी आया था और उसके आंखें देखिए और उसका ब्रीदिंग देखिए, ब्रीदिंग पैटर्न। इसका कंसेंट फॉर्म है ये कि कभी भी हम ऐसे इमरजेंसी केस हैंडल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने पहला कंसेंट लेना है कि हम अपने जो भी हम कंसेंट लेते हैं उस टाइप से हमने लेना है। 2017 का केस है, उसको दिया हुआ ट्रीटमेंट है, उसका डे टू डे इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर इमरजेंसी केसेस हैंडल कर सकते हैं तो कॉमन कफ एंड कोल्ड तो ट्रीट कर ही सकते हैं, इजंट इट? तो ये है कि आजकल पीडियाट्रिक में इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है, हेतु क्या सामान्यता से हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला बीच में देखो आप कि
छोटे बच्चों में इतना स्ट्रेस है, पढ़ाई से लेके सबका इतना स्ट्रेस है। जैसे एक ये कहावत है कि जैसे एग्जाम भी चल रहे, ऑनलाइन एग्जाम हो या इतना सिलेबस देते हैं बच्चों को, जो खेलने की उम्र है उसमें इतना, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा 3 साल का हो गया तो A to Z पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक वही चलता रहता है। तो एग्जामिनेशन इज अ बॉदरेशन फॉर इंडियन नेशन हुज ऑक्यूपेशन इज कल्टिवेशन। और हम तो है कि बच्चों को हम बस तीसरे साल से हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो एक स्ट्रेस है। यह है कि कंटिन्यू टीवी स्क्रीन, अभी 1 साल से तो यही चल रहा है, यही देख के खाना खाना, मोबाइल स्क्रीन के अलावा खाना ना खाने वाले आई थिंक 90% बच्चे हैं। ये बहुत है कि उसमें जो अन्न ये होता है उस पर ध्यान ही नहीं रहता है, सब तरफ कंपटीशन लगा है। यह है एक माल न्यूट्रिशन, MAL माल न्यूट्रिशन। और ये है दूसरा कि MALL माल न्यूट्रिशन। एक तो बहुत कुपोषित रहते हैं या फिर बहुत ओबेस पेशेंट। इस 1 साल में तो ऐसे पेशेंट हमें दिखाई देने लगे कि 1 साल पहले जो वेट था वो सडनली 10-10 किलो तक बढ़ा है। छोटे जो 7th 8th में बच्चे हैं वो, बिकॉज बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं, स्ट्रेस फ्री रहे इस 1 साल में बच्चे, और बस घर में खाना खाना है बस। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से इमोशनली बच्चे बहुत इकोसेंट्रिक जैसे हो गए हैं कि उनको शेयरिंग पता नहीं है, ठीक है। और मम्मी पापा अगर बाहर जाते हैं तो उनको एक ही काम रहता है, स्क्रीन देखो या फिर खेलने का, यानी एक्सरसाइज बिल्कुल ही होता नहीं है। पोल्यूशन एक बड़ा कॉज है, और एक है कि जो स्कूल बसेस में या फिर वेग धारण होता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है irrational यूज ऑफ दिस मेडिसिन। तो हमें कहाँ कहाँ पे काम करना है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी एंड पीडियाट्रिक्स में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी एक अवस्था है, ये कोई व्याधि नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि यूपीटी पॉजिटिव आने के तुरंत बाद किसी भी प्राइमरी पेशेंट को तुरंत हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं। उसके पहले भी जो शुद्धिकरण होना चाहिए वो होता नहीं है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने सारे एंटीबायोटिक्स, एंटीएमेटिक्स, हार्मोन्स इतने दिए जाता है, इकोस्प्रिन लाइक मेडिसिन, और इसका सभी का जो स्ट्रेस है वो इतना ज्यादा होता है कि वो सब रस रक्त से बच्चे की तरफ जाता है। और अगर कोई न्यूनेट 28 डेज तक कोई व्याधि लेके आता है तो डेफिनेटली समझ उसका प्रेगनेंसी का हिस्ट्री, गर्भिणी परिचर्या और उसका हिस्ट्री डेफिनेटली लेना है। ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड तो स्तन्यपान कैसा होता है, सूती का परिचर्या क्या है, क्योंकि स्तन्य ही उस बेबी का आहार है। अगर न्यूनेटल पीरियड में कोई भी व्याधि हमें ट्रीट करना है तो स्तन्य दुष्टि की ही चिकित्सा करनी है। बच्चों को कुछ भी देके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप मदर को ट्रीटमेंट नहीं देते हो। उसके आफ्टर वीनिंग पीरियड उसके आहार के बारे में पूछना है हमें। अप टू नियोनेटल ये हमें हमेशा ये देखना है कि उसका वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीनेशन के बाद कुछ उसको सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं, उसका वेट प्रॉपरली चेक करना है, हेड सर्कमफरेंस देखना है, वो हम आगे देखेंगे ही। और ड्यूरिंग पूरा पीडियाट्रिक अप टू 5 इयर्स हमें बहुत ध्यान देना है बच्चे पे, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस पीरियड रहता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस पीरियड में होती है। अब ये केस है, मेरा बड़ा फेवरेट पेशेंट है एक दिवांश। तो उसको कंटिन्यूअस जब मेरे पास आया पेशेंट तो 5 साल से रोज वोमिटिंग के बिना वो सोया नहीं था। जैसे डिनर लेता था फिर सोने जाता था, जैसे ही बेड पे गया उसको वोमिटिंग सेंसेशन होता था और वो वोमिट कर रहा था। एक आधा दिन ऐसा होता था कि नहीं होती थी। लेकिन अब ये दिवांश का ये जो फोटो दिख रहा है वो जब वो 7 साल का था, और ये जो है ये 12 साल का दिवांश। तो इतना वेट लॉस है, क्रोनिक कंडीशन है। तो फेलियर टू गेन वेट एंड ऑल्सो हाइट इज टिपिकल फेलियर टू थ्राइव। तो 12 ईयर मेल, उसका वेट 25.1 और हाइट वॉज 141 सेंटीमीटर। मल असम्यक था और मूत्र सम्यक था, आकृति कृश थी। पेशेंट बहुत अच्छे से उसके सिम्टम्स होता था कि
उसको नौशिया होने के बाद फिर वो उठ जाता है और कभी-कभी इतना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है कि उसको बेसिन तक जाने तक ये नहीं मिलता। तो इसकी डिटेल हिस्ट्री मैंने ली तो 2014 से जब से वो सिंगल पेरेंट है, डे बोर्डिंग स्कूल में रहता है, उसकी माँ नहीं है, तो एक स्ट्रेस हमेशा उसके इसमें रहता था। उसको आप ये हिस्ट्री देखो कि हर एक महीने में 2014 से फिर 9 मंथ, फिर जब ये बीच का पीरियड है ना, जो नहीं लिया है ट्रीटमेंट, तो ये जब गांव जाता था तब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी शायद। उसके बाद 3rd, 4th, 5th कंटिन्यू मेडिकेशन 24/2/2015। अब इधर की मेडिसिन देखिए, हमेशा उसको एंटीबायोटिक दिया है, सिनारेस दिया है, एंटी इमेटिक दिया है। उसके बाद क्लेवम या ये लेने से उसका पेट खराब हो जाता था, फिर उसके लिए मेप्टाजेसिक, लिओलिन, कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक उसको कंटिन्यू शुरू था। सिक्सटीन 2016 स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2017 अगेन कंप्लेंट्स एंड ट्रीटमेंट। ऑक्सीपॉट तो उसको आई थिंक उसका मैंने लीटर भर तो ऑक्सीपॉट उसने लिया है। 21/9/17 का है, 18, ठीक है। तो इतना सारा लेने के बाद, इतना गर्भ विष जमा होने के बाद क्या होगा? मैंने इसका डायग्नोसिस वातज ग्रहणी की। क्या समझा इससे? नहीं देखी मूवी? ये क्लिप तो देखा, फिर से दिखाऊं? सबने देखा ना? जो अच्छा है उसको बचाना है। और चरक सूत्रस्थान अध्याय 16 चिकित्सा प्रभुत्रिय याभि क्रियाभिजायन्ते शरीरे धातवः समा सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद् भिषजा स्मृतम्। बराबर? कथा शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति समानां च अनुबन्धस्य स्यादित्यर्थ क्रियते क्रिया। और त्यागत विषमा हेतूनां समानां च उपसेवनात् विषमानानुबन्धति जायते धातवः समा। भल्लाल देव क्या करता है? जैसे एलोपैथिक मेडिसिन क्या करते हैं? विकृत पेशी का नाश करते हैं, साथ में अच्छे पेशियों का भी नाश करते हैं। बाहुबली क्या कहता है? या भी क्रिया बीजायन्ते शरीरे धातवः समा। ठीक है, ऐसी चिकित्सा है कि जो अच्छे पेशियों का भी संरक्षण करे और बुरे पेशियों का नाश करे। यही अच्छी चिकित्सा चरकाचार्य ने बताई है। जिस क्रिया द्वारा विषम हुए दोष को साम्यावस्था में लाया जाता है उसे चिकित्सा कहा जाता है। शरीर धातु की विषमता न होते हुए सम धातु का अनुबंध रहे, इसको ही चिकित्सा कहेंगे। Am I right? इसलिए जिस कारण धातु वैषम्य होता है उसका त्याग करना चाहिए और धातु साम्य निर्माण करने वाली हेतुओं का सेवन करना चाहिए। तो दिवांश को कौन सा ट्रीटमेंट दिया हमने? दिवांश बड़ा अच्छा पेशेंट था। जब भी ट्रीटमेंट देती थी मैं, और जब फॉलोअप को आता था तो हम पूछते ना कैसा लग रहा है, आप कितना, आपको कैसा लग रहा है और आपको कौन से सिम्टम में अच्छा दिखता है? तो वो बोलता था वोमिटिंग में मुझे अभी 30% रिलीफ मिल रहा है, पेट मेरा 50% साफ हो रहा है। यानी परसेंटेज में, आई डोंट नो वो कैसे निकलता था, लेकिन वो ऐसे परसेंटेज में मुझे बोलता था। तो उसको पहला पाचन विद गोक्षराति गुगुल दिया धनिया जीरक के फांड के साथ, कि इतने सारे जो एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक और उसका इफेक्ट ऑर्गन्स पे हुआ होता है वो वैनिश होने के लिए ये पहले दिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप और ऋतु वाइज उसकी ट्रीटमेंट चेंज करती रही। भुनिबादिक्वात, अनुलोमन तेल, पानार्थ दिया था, प्रवाल, अविपत्तिकर, माक्षिक भस्म दिया था, बेहड़ा मशी दी थी, जटामांसी फांड दिया था, सुवर्ण सूत शिखर दिया था, आमाशय बल्य चिकित्सा के लिए धात्री लोह दिया था, फिर उसको सर्वांग अभ्यंग बोला था, उसके बाद बस्ती क्रम भी किया था, और रसायन के तौर पे उसको पंचामृत परपट्टी और सुवर्ण मालिनी वसंत दिया था। तो अभी उसका वेट 30 kg है और अभी वो
बहुत अच्छा, अभी कोई मेडिसिन नहीं है उसको शुरू। तो हम देखते हैं कि इरेशनल यूज, ओपीडी में मेरे पेशेंट जब आता है तो ये लेके ही आते हैं पेशेंट। उनके लिए जो ये है क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सर्दी की दवाई है, ये जो है कफ की मेडिसिन है, और ये भी कफ का डेफकॉट लेके ही आते हैं पेशेंट। ये तो जो लेडी थी ना, वो छोटे 4 महीने के बच्चे को बेटनोसॉल देती थी, क्योंकि उसके सास के किसी रिलेटिव ने बोला था कि इससे वजन बढ़ता है। और आप देख सकते हो पफिनेस ऑफ फेस ऑफ दैट बेबी। हर कोई पेशेंट जब एडमिट होता है एनआईसीयू में तो उसको डेफिनेटली सेफ्ट्राक्सोन, अमिकेसिन, पाइपरासिलिन, अभी तो बहुत ज्यादा हायर एंटीबायोटिक है, वो दिया ही जाता है। तो मेडिसिन कैसा होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ आइडियल मेडिसिन। तो कश्यप खिलस्थान में बताया है, मात्रा व लघुपाकम च हृदय दोष प्रवाहणम अल्पपेयम महावीर्यम प्रीणनम बलरक्षणम व्यापत अल्पदोषम च मंदाक्लापनमेव च संस्कार गुण संपन्नम राजार्ह भेषजम मतम। इसका मतलब कि हम कम से कम मेडिसिन में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट कैसे लाए। लघुपाक होना चाहिए, बच्चों में देने वाली मेडिसिन इजीली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, हृद्य होनी चाहिए, पैलेटेबल होनी चाहिए मेडिसिन। तो आपको लगेगा कि भुनिम्बादि कैसे दिया, तो एक बार आप देखे तो देखो परिपाठ आदि, भुनिम्बादि, पथ्यादि को आपको लगेगा कि कैसे पेशेंट ले पाएंगे छोटे बच्चे। तो जब छोटे बच्चे लेते हैं तो 2 दिन वो ऐसे बोलते कि नहीं चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट जब अंदर से अच्छा महसूस होता है तो वो मांग के पीते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। दोष प्रवाहनम शुड बी एबल टू क्लियर द विशिएटेड दोषा। अल्पपेयम, छोटे मात्रा में अच्छे से अच्छा काम करने वाली। तो छोटे मात्रा में अच्छे से अच्छा काम करने वाले कौन से मेडिसिन होते हैं, निदान अच्छा हो। और मैं रसौषधि बहुत मात्रा में बालकों में प्रयोग करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो रसौषधि हम निर्माण करते हैं वो अच्छे वैद्य से हमने लेने चाहिए, और ये अनुभूत होना चाहिए। अगर रसौषधि का मारण शोधन अच्छा नहीं हुआ है तो डेफिनेटली हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम कोई भी रसद शास्त्री अगर बनाता है मेडिसिन, तो उसके पास से ही, पहचान वाले के पास से हमने मेडिसिन लेने हैं। महावीर्य, मेडिसिन शुड बी पोटेंट, प्रीनन, उसका व्याधि दूर होने के साथ साथ नरिशिंग इफेक्ट भी होना चाहिए, उसने मेडिसिन ने बल भी बढ़ाना चाहिए। अल्पदोष, व्यापन्न अल्पदोष, उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे बाहुबली करता है कि वो गांव वालों की रक्षा करता है और शत्रुओं को भी मारता है। और अगर एक आध बार ऐसा हो भी गया कि हमें किसी कारणवश वो गलत मात्रा में दिया जाए तो भी उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन साइड बेनिफिट करते हैं, साइड इफेक्ट नहीं करते। तो यह है फिर से बाहुबली, बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना। जैसे वो बोलता है ना बाहुबली, चलो राजकुमारी, नादद्वयम मणिबंधम बहिर्मुखम, कुछ तो बोलता है ना। तो वैसे ही हम बोलना है हमारे मेडिसिन को, चलो राजकुमारी, चलो अभी प्राणव स्रोतस पे काम करो, रसव स्रोतस पे काम करो, इस पे मूत्रव स्रोतस पे काम करो। तो एक ही हमारा एक आरोग्यवर्धिनी, एक शीतोपलादि, एक रजन्यादि, मल्टीटास्किंग ड्रग होते हैं हमारे। एक ही मेडिसिन से भूख लगना स्टार्ट होता है, एक ही मेडिसिन से हम उदर कम कर सकते हैं, छर्दी कम कर सकते हैं, उससे नींद भी अच्छी आती है। तो हमारे जो मेडिसिन है मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट है हम थोड़ा सा डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे कि पेडियाट्रिक्स में ऐसा होता है बाल रोग में कि डायग्नोसिस कैसे करें। तो मैंने थोड़ा अपना ही ये डेवलप किया है धीरे धीरे। मेरे पेडियाट्रिक गुरु डॉक्टर बनारसी सर के यहाँ पे मैं जब पढ़ने गई थी तो उन्होंने, बहुत इथिकल पेडियाट्रिशियन है वो, और उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है कि, और कश्यप द्विवर्णीय अध्याय में ये है कि परतंत्र से समयम प्रभुवर्णम च विस्तरम न शोभते सतान मध्ये लुब्ध काक इवर्चित अवश्यम भेषजाम वेतम ज्ञातम व्यमनसूयया तस्मात् समयमात्रम हो शृणु बाल हितेप्सया। One should have the knowledge of other science also for the benefit of pediatric patient for complete treatment of child. So there is nothing wrong in adapting other facilities or concept of other medical science under the limitation of benefit of child. और यह है कि without deviating from the principle of original science. Okay? तो मेरे
क्लिनिक में मैं इस प्रकार से जो नियोनेट आता है उसका ओपीडी केस पेपर ऐसा बनाया है मैंने, उसका पूरा हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इस तरीके से करती हूँ। और एक पेपर आयुर्वेद का है जिसमें पूरा आयुर्वेदिक हिस्ट्री हम लेते हैं। तो पेशेंट जब आता है तो ये तो सभी को पता है कि किस प्रकार से, अगर बेबी नियोनेट है, नाम नहीं उसका रखा है तो बेबी ऑफ ये लिखना है। डेट और टाइम जब आता है, उसका एज, अगर नियोनेट है तो डेज में, अगर 3 डेज तक का नियोनेट आया है तो हमें आवर्स में उसका एज लिखना है। जेंडर मेंशन करना है, उसका वेट, उसका हाइट और बर्थ हिस्ट्री डिटेल लेनी है उसकी। फुल टर्म नॉर्मल डिलीवर्ड है, LSCS हुआ है, कुछ प्रेगनेंसी में कुछ मदर को हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज वगैरह की हिस्ट्री है या हाइपोथायराइडिज्म है, ये डिटेल हिस्ट्री लिखनी है। उसका बर्थ डेट लिखना है, कौन से महीने में उसका जन्म हुआ है, और बर्थ वेट मेंशन करना है। उसके बाद आता है कि हिस्ट्री कैसे लिए। तो पहला उसको कंप्लेंट्स पूछने हैं, उसमें भी पूछने हैं कि चीफ कंप्लेंट कौन से है। चीफ मीन्स कि सबसे ज्यादा पैनिक किस चीज से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन इज अ चीफ कंप्लेंट एंड फीवर और वॉमिटिंग उसके बाद आ रहा है, तो हमारा डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस की तरफ जाएगा। अगर फीवर हाई ग्रेड है और एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग ये उतना ज्यादा नहीं है या उसके बाद आता है, तो हम इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कह सकते हैं। अगर वॉमिटिंग ज्यादा है, नॉशिएटिंग ज्यादा है और एब्डोमिनल पेन और फीवर थोड़ा कम है, चीफ कंप्लेंट अगर वॉमिटिंग है, तो हम जॉन्डिस या हेपेटाइटिस की तरफ जा सकते हैं। ऑलवेज आस्क फॉर चीफ कंप्लेंट। अगर ये ऐसा है कि पेशेंट बोलता है फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो हमने बोलना है कि ठीक है, सब आपके मेन कंप्लेंट है फीवर, कफ, कोल्ड, तो सीक्वेंस पूछना है, पहले क्या हुआ था। अगर पहला फीवर आया, उसके बाद कोल्ड और कफ हुआ, दैट में बी इन्फेक्टिव। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले कोल्ड और कफ हुआ है, उसके बाद फीवर आया है, दैट में बी एलर्जी। तो इस हिसाब से हमें ये हिस्ट्री लेनी है। अपरेंटली वेल प्रायर टू ऑनसेट ऐसा भी लिखना है कि जब उसका डिसीज स्टार्ट हुआ, ODP ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अगर सिंगल सिम्टम उसको है तो आस्क फॉर अदर रिलेवेंट सिम्टम, जैसे जनरल वीकनेस है क्या, फटीग है क्या, ये भी पूछना है। अब्सेंस ऑफ सिम्टम, एक भी सिम्टम नहीं था प्रायर टू ऑनसेट, तो ऐसा नहीं कि बेबी वॉज वेल। अगर वो ये खाता अच्छा था, प्लेफुल था, उसका यूरिन, स्टूल, बिहेवियर सब नॉर्मल था, तो ही बोलेंगे कि बेबी वॉज वेल। उसका पर्सनल हिस्ट्री लेना है, फैमिली हिस्ट्री, फीडिंग हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, ग्रोथ हिस्ट्री और डेवलपमेंट हिस्ट्री भी हमें लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? राइट इन चैट बॉक्स कि हाँ, मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, या फिर हम आगे जाए? यस मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज यूजफुल फॉर यू या आगे जाए? It is useful, ma'am. ओके, सो तो पहले जब भी दर्शन परीक्षा करते हैं तो पेशेंट में देखना है कि इज ही और शी सिक लुकिंग और नॉट। तो सिक लुक कैसे पता चलेगा? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका बिहेवियर देखना है, पेशेंट कैसा है, इरिटेबल है या खेल रहा है, केबिन के बाहर ही देखना है। जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट सामने आता है तभी वो रोने लगता है, मराठीत म्हणतात भोकाळ पसरतं। जैसे ही एंट्री होती है केबिन में वो रोने लगता है, क्योंकि हम अननोन होते हैं। अभी तो है कि मास्क कैप पहन के तो बच्चे और भी डर जाते हैं, तो पेशेंट की तरफ देखना ही नहीं है। जब पेशेंट एंट्री करता है क्लिनिक केबिन में तो पेरेंट से बातचीत करना है। जब पेरेंट से हम बातचीत करेंगे तो बच्चे को लगेगा नहीं, ये तो पहचान के मेरे माता पिता से बात कर रहे, यानी ये फैमिलियर है। उसके बाद उसको एग्जामिन करना है। छोटे नियोनेट है तो मदर लैब में ही एग्जामिन करना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि बेबी को पूरा लैब पे छोड़ के पूरे कपड़े हैं वो निकालने हैं। ठीक है, बिहेवियर देखना है, दूसरा है यूरिन आउटपुट देखना है। बिहेवियर से पता चलेगा कि CNS कैसा है, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा हो रहा है,
यूरिन आउटपुट से पता चलेगा कि किडनी फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो 2 फंक्शन तो हमें पता चल गए। लिथार्जिक है, कंफ्यूज है, इरिटेबल है, तो हमें हमेशा देखना है नहीं, इसको सीरियसली लेना है। उसके बाद स्पर्शन में कार्डियक और रेस्पिरेशन, ये हम देखेंगे। एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी होता है कि जब न्यूनेट आता है 1 महीने का, तो वो देख के रोता नहीं, लेकिन बच्चे थोड़ी बच्चे तेवढे सर, नमस्कार सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो एज अप्रोप्रिएट एक नियोनेट अगर होता है तो वो कुछ हम हेजिटेट नहीं करता एग्जामिनेशन में, लेकिन अभी वही 1.5 साल का बच्चा जब आता है तो वो हेजिटेट करता है एग्जामिनेशन में। तो बच्चों को देखते समय हमें साइट ऑफ डिसीज, टाइप ऑफ डिसीज, कॉज ऑफ डिसीज और इटियोलॉजी कैसे हुआ है, रचनात्मक, क्रियात्मक और निदानात्मक हमें परीक्षण करना है। और हमेशा ये यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि फेब्राइल है, उसका टेम्परेचर लेना है। अफेब्राइल है, अभी कैसा है, जैसे पेशेंट घर पे फेब्राइल रहता है और ऐसा होता है कि जब हमारे पास आता है तो अफेब्राइल रहता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है कि अफेब्राइल प्रेजेंटली, हार्ट रेट कितना है, आरआर कितना है, पेरिफेरल पल्सेस हमने चेक करनी है, पल्सेस कैसे है, रिबाउंड है, फिर ये लो है, पल्स हमें हमेशा देखनी है, फीमोरल पल्स देखना है, रेडियल पल्स देखना है, आरएस देखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवेज देखना है। एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन वो हम समझाते हैं। ईसीजी स्कार दिया, इसका देखना है, ईसीजी डेफिनेशन के बारे में पूरी हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद पैलर देखना है, स्किन की तरफ, जैसे दर्शन परीक्षा में पैलर देखते समय हमने एक पिकल करके एक थोड़ा सा निमोनिक है कि पैलर है, इडिमा है, इक्टेरस है, लिम्फेडेनोपैथी है, और पैलर कहाँ पे देखना है, जैसे हमने छोटे बच्चों में पैलर देखना है तो कहाँ कैसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम, स्पर्शन परीक्षा में या फिर दर्शन में। राइट इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है कि पैलर कैसे देखना चाहिए छोटे बच्चों में, नियोनेट में हो या फिर 3 साल के बच्चे में हो, तो कैसे देखना है हमें पैलर। कोई भी आप अनम्यूट करके भी बोलो या फिर चैट बॉक्स में लिख दो। दर्शन, दर्शन कहाँ पे करना है, आईज में, यस, और कहाँ पे करना है, आईज में मैम, ओके, और टंग में, और ये हाथ में, टंग में। यस, हाथ में, किसने बोला हाथ में? मैंने। यस, नेल्स है, नेल्स नहीं, सबसे कभी आंखें नहीं देखनी है बच्चे के, कहीं नहीं, सिर्फ पाम्स देखने हैं, स्पेशली पाम क्रीजेस देखनी है। आप तो खाते पीते घर के होते हो, हम जो डॉक्टर्स वैद्य होते हैं, तो हमारे हाथ से कंपेयर करना है या फिर हाथ में देखना है कि पाम्स अगर रेडिश है और क्रीजेस हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, पाम क्रीजेस, तो देखना है कि हाँ पैलर नहीं है। आंखें वैसे रेड ही दिखने वाली है, इतना क्लिनिकली नहीं पता चलता, लेकिन पाम्स और सोल्स पे हमें देखना है कि पैलर है या नहीं। ठीक है, ईयर, नोज, चेक करने हैं, ऑटोस्कोप यूज भी कर सकते हैं, नहीं है तो फिर हम टॉर्च से भी हमने ईयर्स में बैक से लेके ईयर ड्रम तक हम देख सकते हैं। नोज, हमेशा नोज चेक करना है, क्योंकि नेजल ब्लॉकेज, साइनस, एडोनाइड्स वगैरह हमें ये नासा परीक्षण में मिलते हैं। खमल कितना ये है, ये भी है पता चलता है। और कभी कभी नेजल ब्लॉकेज ही रहता है, पेशेंट ब्रीथलेस रहता है, लेकिन मदर को ये समझ में नहीं आता है, स्पेशली न्योनेट। थ्रोट एग्जामिन करना है, टंग देखना है, टंग डिप्रेसर से थ्रोट एग्जामिन करना है, हमेशा छोटा न्योनेटल एक टंग डिप्रेसर मिलता है उसको। और ऑलवेज जेनाइटल्स उसके बेबी के मेल या फीमेल हो देखना ही है। टेस्टिस की तरफ देखना है, डिसेंडेड है, अनडिसेंडेड है। हेड सर्कमफरेंस हमेशा लेना है, स्पाइन देखना है, पर एब्डोमेन देखना है, 9 क्वाड्रेंट्स देखने हैं, यूरिन आउटपुट देखना है, स्टूल कॉन्स्टिपेटेड है,
या लूज मोशंस होते हैं, ये सब डिटेल हिस्ट्री, दुर्गंधित है, मल प्रवृत्ति वगैरह, ये सब डिटेल हिस्ट्री लेना है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखने हैं हमें, और अदर्स में एनी अगर आपको सिग्निफिकेंट हिस्ट्री मिलती है, जैसे कॉन्सिग्नेटिव मैरिज है या फिर अदर कोई आपको ये लगता है, तो आपने जरूर मेंशन करना है। और फाइनली हमें डायग्नोसिस, जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस है या फिर जो भी आपको लगता है जिस हिसाब से आप ट्रीटमेंट देने वाले हो, तो डायग्नोसिस लिखने की आदत हमेशा रखनी है। चाहे ज्वर ही लिखो फिर प्रकार ना लिखो, या फिर आप छर्दी लिखो प्रकार ना लिखो, लेकिन इस हिसाब से मैं दे रही हूँ, या फिर क्वेरी करके आपने लिखना ही है, ठीक है। या फिर अगर वैद्य संकट आपको लग रहा है तो वैसे लिखो आप, लेकिन आपने हमेशा ये आदत रखनी है, क्योंकि अभी तो कोई एग्जाम नहीं लेने वाला हम अगर गलत भी लिख दे तो, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हमने क्या डायग्नोसिस किया था और हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो थरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेरिफेरल पल्सेस, नोज एग्जामिनेशन, पाल्पेशन ऑफ पेरिफेरल पल्सेस। देखो बच्चे अच्छे से देखने देते हैं, बस आप उसको खिलौना दे दो, बच्चे अच्छे से देखने देते हैं, रोते नहीं है। ईयर एग्जामिनेशन, चेस्ट पाल्पेशन, ये सब हमें देखना है। तो बच्चों को हमेशा नेक करना है, या फिर जो छोटे छोटे बड़े रहते हैं उनको हम थोड़ा सा समझा के ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंथ्रोपोमेट्री। तो अब ये तो बहुत कॉमन है कि हमें मेरे बच्चे का वजन कितना रहना चाहिए, कितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से। आप डॉक्टर हो, आपको वैद्य हो, तो आपको तो कोई भी पूछेगा, बस में चलते चलते भी पूछेगा, आप डॉक्टर हो तो इसका वेट इतना है, डॉक्टर कितना रहना चाहिए, तो हमें पता रहना चाहिए कि नहीं कि हाँ इतना वेट रहना चाहिए इसका, am I right? तो ये दिस इज एवरेज, नॉट देश के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन है कि बर्थ वेट अगर 3 kg हो तो 5th मंथ में डबल होता है और 1 ईयर में ट्रिपल होता है। दिस इज नॉर्मल। थोड़ा सा कम ज्यादा ½ kg इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर बर्थ से 5th मंथ तक बेबी ओके है, और आफ्टर वीनिंग अगर ग्रेजुअली वेट कम होता है तो हमने देखना है कि वीनिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ IEM जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट में। तो इस हिसाब से हम वेट को, जो एक भी बच्चा आपको आपके क्लिनिक में आता है, ओपीडी में एक भी बच्चा आता है तो उसकी एंथ्रोपोमेट्री कंपल्सरी लेनी है। एक एंथ्रोपोमेट्री लेने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है छोटे बच्चों में। अगर आप ट्रीटमेंट किसी स्किन डिसीज के लिए अगर स्टार्ट कर दी, समझो, फिर भी आप हमेशा उसका वेट और हाइट चेक करते रहना है, और आपको पता चलेगा कि ये इम्प्रूव कैसे होता रहे। हम तो स्किन डिसीज कर रहे हैं, लेकिन वो इसके न्यूट्रिशन पे कैसा एक्ट कर रहा है ये भी हमें पता चलता है। तो एक फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू एज इनटू, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद 2 kg पर ईयर वेट बढ़ता है, ठीक है। 8 साल के ऊपर 3 kg पर ईयर बढ़ता है। हाइट अगर हम देखें तो बर्थ 50 सेंटीमीटर रहता है, 3 महीने में 60 सेंटीमीटर होता है, 6 मंथ में 65 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए बर्थ टू 1 ईयर 25 सेंटीमीटर गेन होता है। तो ये 1 साल बच्चे के ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसी साल में बच्चे ज्यादा से ज्यादा बीमार होते हैं। उसका प्रॉपर विनिंग ना होना, स्तन्य दृष्टि होना, या उसको प्रॉपरली हमेशा इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन होते हैं, तो उसकी वजह से हमेशा वैक्सीन लेने के बाद तुरंत बीमार हो गया, दे दिए कुछ ना कुछ मेडिसिन, उसके बाद कहीं गाँव गए या वेदर चेंज हो गया, बीमार हो गया, फिर से उसको मेडिसिन। तो इसमें फॉल्टरिंग ऑफ ग्रोथ यही स्टार्ट हो जाता है। फॉर हाइट दिस इज फॉर्मूला कि 8 × 6 + 77 और 1 ईयर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो हमने एक अंदाजे एवरेज हाइट कितना होना चाहिए बेबी का, उस एज के हिसाब से हमें पता रहना चाहिए। एवरेज वेट कितना होना चाहिए ये पता होना चाहिए, तभी अगर नॉर्मल पता चलेगा तभी एबनॉर्मल फाइंड आउट करेंगे हम। एज एज ऑफ 4 ईयर 100 सेंटीमीटर, 8 ईयर 125 सेंटीमीटर और 12 ईयर में 150 सेंटीमीटर, इतना भी ध्यान में रखे तो हम उसका 6 ईयर में कितना हो सकता है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, ये देख सकते हैं। ओके, तो एंथ्रोपोमेट्री किस लिए जरूरी है,
उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक ऑर्गन फेलियर है, जैसे कि दिवांश पेशेंट में था, तो वेट एंड हाइट दोनों हाई हो जाती है। और ऐसा होता है कि नॉर्मल फॉर सम टाइम नॉर्मल रहता है कुछ टाइम पर तक। और जैसे एक है कि जब हम वेट और हाइट लेते हैं तो वेट गेन होता है, लॉस होता है, गेन होता है, लॉस होता है, तो वेट बढ़ता ही नहीं, उतना का उतना ही रहता है। लेकिन हाइट तो कभी लॉस नहीं हो सकता है ना, इसलिए हाइट भी लेना बहुत जरूरी है। हाइट अगर उतना ही है तो समझना है कि एक साल के बाद भी उसका अगर 125 सेंटीमीटर ही है, एक साल के पहले भी 125 सेंटीमीटर रहा, तो फेल्योर टू थ्राइव, वहां पे हमें ज्यादा सोचना है। वेट का इतना नहीं, लेकिन हाइट का भी देखना चाहिए। वंस अचीव हाइट यू कैन नॉट लूज डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल थिन एंड एबनॉर्मल फैट चाइल्ड। तो अगर जेनेटिक ऐसा है कि उसके माता पिता ही कृश है तो बेबी भी कृश रहता है, और माता पिता भी अगर ओबेस अच्छे हेल्दी है तो ऐसा हो सकता है कि वो भी ये हो, फैट हो। लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल हमें पता चलना चाहिए। ये दर्शन परीक्षा से भी समझ में आ जाता है। और जैसे स्तन उदर लंबनम वगैरह जो दिए है कि ओबेस क्या है वो हमें पता चलता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट नॉर्मल और हाइट कम होती है, वेट नॉर्मल रहता है और हाइट कम होती है। ओबेसिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल है या जेनेटिक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉल एंड ओबेस, जैसे माता पिता के इससे जो जेनेटिक ये होता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा है। और जेनेटिकल जो होता है वो शॉर्ट एंड ओबेस होते हैं। 6 शॉर्ट स्टेचर, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन में, क्रोनिक ऑर्गन फेलियर में शॉर्ट स्टेचर और सिक लुकिंग रहते हैं, लेकिन वही हैप्पी हो, ठीक है, जैसे हाइपोथायराइड का पेशेंट है तो वो शॉर्ट स्टेचर होता है लेकिन हमेशा खुश रहता है, वो ऐसे डिसीज कंडीशन या सिक लुकिंग नहीं होता है। वो भी सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल शॉर्ट है और शॉर्ट स्टेचर है और सिमेट्रिकल है, तो वो हाइपोपिटेरिज्म में दिखता है। और देखने से पता चलता है कि इसमें कुछ एब्नॉर्मेलिटी है जो कि एंडोक्राइनल हो सकती है। अगर शॉर्ट और ओबेस पेशेंट आपके पास आया तो उसका हार्मोनल ये प्रोफाइल हमेशा करना चाहिए। ओके, तब ये एक एक सिम्टम के हिसाब से हम जाएंगे कि हमें अगर जैसे कॉमन जो सिम्टम्स है, कफ है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, सर्दी है, तो ये हम पहले कैसा देखना है बच्चों में हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि क्या है पेशेंट में। कफ है तो हमें क्या क्या देखना है, वॉमिटिंग है तो क्या क्या रूल आउट करना है, फीवर है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे अभी पेशेंट आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत पैनिक होकर पेशेंट आते हैं। तो मैं जैसे जो भी अनइथिकल प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो हाई ग्रेड फीवर है, बच्चों को अदर कोई कंप्लेंट नहीं है, पहले क्रोसिन दिया होता है, इन बिटवीन अ फेब्राइल पीरियड बेबी प्लेफुल रहता है, हैप्पी रहता है, खेलता है, फिर 6 आवर्स या 8 आवर्स के बाद उसको फीवर आता है, ठीक है। जो टिपिकल वायरल फीवर होता है, हाई ग्रेड होता है, इन बिटवीन अ फेब्राइल पीरियड पेशेंट प्लेफुल रहता है। बाकी के मल्टी सिस्टम वायरल में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी पेशेंट आप कोरोना के देख लो कि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे रहते हैं, लूज मोशंस पे रहते हैं। बैक्टीरिया में कैसा होता है कि लो ग्रेड फीवर होता है, स्लोली ऐसे 101 के दरमियान फीवर रहता है, और डे 4 में वो वर्सन हो जाता है। और बैक्टीरियल जो फीवर होता है, ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ मॉडर्न साइंस का, क्योंकि हम पेशेंट जब देखते हैं तो जब हम ज्वर की चिकित्सा करते हैं तो हमें कहाँ रुकना है और कहाँ पे क्या करना है, ये हमें पता चलना चाहिए। जब पेशेंट हाई ग्रेड फीवर लेके आता है और पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि घर में ही पड़े रहते हैं, मेडिसिन उसको क्रोसिन दे के ही लाते, तो मैं बोलती हूँ ये जो वायरल उसको फीवर जो है वो चौथे दिन कम हो जाएगा। पेशेंट को एकदम विश्वास होता है, मैडम ने 4 दिन बोला है, 4 दिन वेट करना है, ये मेडिसिन देते रहने हैं। चौथे दिन पेशेंट बोलता है वाह वाह मैडम आपने बोला था वैसे ही हुआ, 4 दिन के बाद पेशेंट बेबी का फीवर कम हुआ और 5वें दिन वो खेलने लगा। बैक्टीरियल में कैसा होता है, हमें अलग से सोचना पड़ता है कि बेबी सिक लुकिंग होता है, इन बिटवीन अ फेब्राइल पीरियड में भी वो सुस्त रहता है, यूरिन आउटपुट एकदम डिक्रीज होता है, और जो भी सिम्टम्स होते हैं वो लोकलाइज होते हैं, जैसे कि एडेनोइड्स, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस। घर में जैसे किसी एक को टॉन्सिलाइटिस हो गया तो सबको नहीं होता है, am I right?
जैसे वायरल में अगर किसी को एक को कफ कोल्ड हो गया तो ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है, उसकी मदर को भी रहता है, दादी को भी रहता है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और हेलो। हाँ, तो लोकलाइज में अपर रेस्पिरेटरी है या लोअर रेस्पिरेटरी है, ये हमें देखना है। ठीक है। और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हमें ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी या हमें ज्यादा सीरियसली उसको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि रेस्पिरेशन उसका कैसा है ये देखना पड़ेगा। रेस्पिरेशन अगर उसका रेस्पिरेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो हमें इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ेगी। एडेनोइड्स, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस में हमें लोकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे टॉन्सिलाइटिस है तो गंधक लगा लो, साइनोसाइटिस ये है तो नस्य करवा दो, और पेशेंट अच्छे से ये हो जाते हैं। और उसमें एडेनोइड, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस में रिकरेंस बहुत ज्यादा होता है। वो रिकरेंस हम हमारे ही मेडिसिन से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और कॉमन हमें ये मिलता है ना कि हिस्ट्री लेते समय भी कि आजकल ना ये होता है बहुत ज्यादा, ये मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं, तो एक बहुत कॉमन ये मिलता है एलर्जी में कि एक कॉइल जो रहती है मॉस्किटो की, वो 1000 सिगरेट इतना हार्मफुल होता है, लेकिन घर घर में वो गुड नाइट और ये कॉइल्स लगाते हैं, और एलर्जी या रिकरेंट बच्चा वो कफ कोल्ड को कंप्लेंट्स लेके आता है। तो हमें जब भी पेशेंट आता है तो हमें ये हिस्ट्री भी पूछनी है कि आप घर में क्या करते हो, क्या खाना देते हो, कितने बजे खाते हो। ठीक है। तो LRTR में CF यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस ये है, इम्यून डिफिशियंसी रहती है, सिलियरी डिफेक्ट रह सकता है। तो अगर आपको लगता है कि फीवर है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हमें इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है। ठीक है। उसका कफ है तो हमें ऑनसेट पूछना है, कैसा हुआ है ऑनसेट, सडन ऑनसेट हुआ है, ब्रीथलेसनेस है, नॉइसी रेस्पिरेशन है, उसका बिहेवियर कैसा है। और हमें टैकिपनिया रेस्पिरेटरी रेट देखना है, चेस्ट इंड्रॉविंग कैसा है, साइनोसिस है, इसकी तरफ पे ध्यान देना है। फीवर नहीं है, एपिसोडिक नॉक्टर्नल कफ है तो HRAD यानी हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज हो सकता है। हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज यानी जैसे हमारे घर में हम बैठे हैं अच्छे से और सडनली अगर मेहमान आ गए तो हमें गुस्सा जैसे आता है ना, वैसे ये हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज का होता है कि सडनली हमें ऐसा होता है कि सडनली वो सिम्टम्स दिखाई देने लगते, कोई मामूली भी कारण हो जाए तो। एटोपिक में है कि अस्थमा है, एलर्जिक है और पर्सनल है। तो अस्थमा में हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है, कुछ भी एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है। और नॉन एटोपिक में एस्पिरेशन, GRD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज और ट्रकियोइसोफेजियल फिस्चुरा, प्रीमैच्योर, नॉन एटोपिक में हमें कारण मिलते हैं। तो इस इतने सारे कारण हमें ध्यान में रखने हैं कि हमें कहाँ पे क्या करना है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हमें आयुर्वेदिक अप्रोच जब एग्जामिनेशन करते हैं तब कैसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका ट्रीटमेंट भी हम बताएंगे बाद में। ठीक है। तो अभी एक ये देखिए आप कि ये 1 दिन का बेबी डिलीवर्ड हुआ था हमारे हॉस्पिटल में, और उसका हम रेस्पिरेशन देखना। एक मिनट। चल नहीं रहा वीडियो।
ठीक है, तो ये वीडियो नहीं चल रहा है अभी, तो हम ऐसे ये है पेशेंट जो कोलोनल एट्रेजिया का था, वन डे का बेबी था, और उसका रेस्पिरेशन था कि उसको नेजल फ्लेयरिंग था और माउथ ब्रीदिंग था उसका, जो कि ये पेशेंट है, अभी वीडियो चल नहीं रहा है, तो ये है कि ये पेशेंट में हमें चेस्ट ब्रीदिंग दिखाई देता है। ये अस्थमा का पेशेंट था, और उसका जब भी ये फोन आया मुझे, मेरी फ्रेंड का बेटा है कि बहुत ब्रीथलेस है और अभी क्या दे, तो वर्षा ऋतु था और इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए मैंने उसको बोला कि अनुलोमन तेल ले, उसमें यष्टिमधु डाल और दे दे। आफ्टर 5 मिनट्स ये बेबी ठीक हो गया था, 5 मिनट में। इतना इंस्टेंट होता है आयुर्वेद। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, तो एक केस है अगर कि 8 साल का मेल पेशेंट है, वोमिटिंग है एक से 2 बार इन द मॉर्निंग एंड नॉट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ डे since 2 months, difficulty in walking since 4 weeks, no pain while walking, irritable in the morning time. What is the probable cause? थोड़ा सोच के बताइए और चैट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, गलत हुआ तो भी चलेगा। Anyone? Very good. और कोई? 8 ईयर मेल चाइल्ड है, उसको वॉमिटिंग है, डिफिकल्ट इन वॉकिंग सिंस 4 वीक्स। ओके, और सुबह सुबह अगर उसको वॉमिटिंग होता है, अगर मॉर्निंग टाइम वॉमिटिंग है, ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है, ये किस तरफ इशारा करता है? अपेंडिसाइटिस, नो। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ SOL, slowly coming rest ICT leads to vomiting 1 to 2 times in the morning time because intracranial pressure बड़ा रहता है and not through rest of the day, no pain while walking, irritable in the morning, तो he can walk, so power is normal, उसका टोन एबनॉर्मल है, उसको पेन है। ठीक है, तो बाय इतना हिस्ट्री से भी हम ये भी आगे तक सोच सकते हैं कि ये प्रोबेबल कॉज हो सकता है। दूसरा है कि दोनों पेन व्हाइल वॉकिंग, तो दोनों पैर ये है उसके यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो दोनों पैर अगर इन्वॉल्व है तो उसका अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है तो पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, यहाँ तक हम सोच सकते हैं। तो पोजीशन प्रोबेबली कहाँ पे हो सकती है? वेंट्रिकल्स पे हो सकती है। वेंट्रिकल्स में हो सकती है तो ये होता है कि पेरीवेंट्रिकुलर एरिया इनिशियली अफेक्ट पिरामिडल ट्रैक्ट सप्लाइंग लोअर लिंब। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में भी हम ये कहाँ पे है सिचुएटेड वो SOL, ये हम प्रोबेबल कॉज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंगल सिम्टम वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग। सो हमें ये वॉमिटिंग अगर सिम्टम है तो हमें क्या क्या देखना है कि उसका फ्रीक्वेंसी कब है, सिवियरिटी क्या है, डिहाइड्रेशन, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, कब होता है वॉमिटिंग, बिफोर मील, आफ्टर मील, डे टाइम, नाइट टाइम, मॉर्निंग टाइम, ये सब देखना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी वॉमिटिंग बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम, इग्नोर्ड ये है बच्चों में, और बहुत कॉमन होता है कि अगर हम प्रॉपर जेनेटिक चेक ना करें, यूरिन अगर आपको लगता है कि कोई भी उसको सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी यूरिन चेक करना है। अगर हमें एक ये जब यूरिनरी ट्रैक्ट फर्स्ट एपिसोड इन्फेक्शन का फर्स्ट एपिसोड भी हो गया तो सिग्नल देता है कि नहीं आपने किडनी की तरफ ध्यान देना है। रिकरेंस मोस्ट कॉमन है और उसकी चिकित्सा अगर हम प्रॉपरली करें तो रिकरेंट बाकी के जो डिसऑर्डर है वो कम हो जाते हैं। उसमें वर्टिगो है या ईयर सिम्टम है, क्योंकि ईयर सिम्टम अगर लेबिरेंथाइटिस भी हो या ईयर ड्रम में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसा होता है कि हमें वोमिटिंग ये सिम्टम दिखने के लिए मिलता है।
क्योंकि एक ब्रांच वैगस का ईयर पे सप्लाई करता है। जॉन्डिस में वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। ऐसे में आफ्टर कभी नियोनेट में कफ जो सेंटर से वो डेवलप नहीं होते हैं, तो पोस्टसिव भी वॉमिटिंग हो जाता है। अस्थमा में भी, हाँ सर, एक्स्ट्रा पिरामिडल लेजन भी रह सकता है। मैंने जस्ट फॉर जो केस लिया था, तो मैंने इस वॉमिटिंग सिम्टम कहाँ पे हो सकता है इसके लिए, और हम कहाँ तक सोच सकते हैं इसके लिए वो फॉर एग्जांपल दिया था सर, ठीक है। टाइम क्या है वॉमिटिंग का, एंटीसीडेंट सिम्टम, उसको नॉशिया होता है, हेडेक होता है, ये भी एंटीसीडेंट सिम्टम्स देखने हैं। और कंटेंट क्या है वॉमिटिंग के, फूड पार्टिकल्स है या फिर एसिडिक है वॉमिटिंग, तो बिलियस है, नॉन बिलियस है, ये भी हम देख सकते हैं। तो सीवियरिटी में हम देख सकते हैं कि उस एक्यूट कंडीशन में अगर वॉमिटिंग ज्यादा हो गई है तो यूरिन आउटपुट कैसा है, डिहाइड्रेशन है क्या उसको, क्रोनिक है वॉमिटिंग, बहुत दिनों से चल रहा है, 2-3 महीनों से, तो वेट लॉस है क्या, ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट कम हुआ है तो धान्य खीम शर्करा से भी ठीक हो जाता है। एसोसिएटेड विद डायरिया है क्या, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है क्या, इंक्वायर अबाउट यूरिनरी सिस्टम, जैसे फीवर और वॉमिटिंग उसमें है क्या, वर्टिगो का जब भी हमने ये देखा था वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट सिम्टम में एब्डोमिनल पेन देखने हैं कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है क्या, हेडेक है क्या, जैसे मेनिंजाइटिस, और अभी एक हमने देखा था प्रोजेक्टाइल है क्या, ठीक है। कंटेंट ऑफ वॉमिटिंग क्या है, ये सब हमें देखना है। तो वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन है तो उसमें गोदंती, प्रवाल पंचामृत, किरातिक्त, भुनिबादी हम ये दे सकते हैं। पेरी अम्बिलिकल पेन है, सीवियर फ्रंटल हेडेक है तो इसमें द्राक्षादी गुलिका देखना है। छोटे बच्चे जब भी आते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो 2 चीजें हम दे ही सकते हैं, एक है रजन्यादि चूर्ण, दूसरा कौन सा, क्या विचार कर सकते हैं छोटे बच्चों में, परिपाठा देवी, कृमि विचार, ओके। कृमि को हमेशा छोटे बच्चों में ध्यान रखना चाहिए, बड़ों में भी रखना चाहिए, लेकिन छोटे में तो बेसिकली आपको अगर ये पेशेंट आते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक तो हम दे ही सकते हैं, कृमिक न दे सकते और रजन्यादि। पेशेंट ने ना बताए हुए सिम्टम्स भी हमें ठीक होते हुए, रामदास अवार्ड सर मेरे गुरु है, उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी उन्होंने लेफ्ट किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो इस प्रेजेंटेशन में शामिल हुए, थैंक यू सर, ठीक है। तो ये हम रजन्यादि और कृमि विचार करना है, ठीक है। और कंटेंट्स ऑफ वॉमिटिंग में बिलियस है, नॉन बिलियस है। अगर नॉन बिलियस वॉमिटिंग है 1 से 2 वीक के छोटे बच्चों में, तो हम जैसे CHPS के बारे में, कंजेनिटल हाइपरपाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह ऐसे सोच सकते हैं। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते ही नहीं वैसे ही, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्जिकल ये करेक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑपरेट होने के बाद हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बराबर। बिलियस है, लोअर ऑब्स्ट्रक्शन है, डिओडेन एट्रेशिया हो सकता है, ये भी सर्जिकल करेक्शन होता है। एक का विनिंग के टाइम में अगर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक फूड हम देते हैं आफ्टर विनिंग के टाइम में, और अगर उसके बाद वेट लॉस हुआ, वॉमिटिंग हुई या कुछ हमें सिम्टम दिखाई देते हैं अन्नवस्त्र स्रोतस के, तो हमें इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए आयुर्वेद में ही ट्रीटमेंट है, मॉडर्न साइंस में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ हेतु परिवर्तन बताते हैं, लेकिन हम वो हेतुओं को सेवन करके, जैसे खाना तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आयुर्वेद में है। अभी एब्डोमिनल पेन के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ कि एब्डोमिनल पेन है तो साइट ऑफ पेन क्या है, इंटेंसिटी कैसी है, टाइप कैसा है पेन का, ठीक है, मोड ऑफ ऑनसेट कैसा था। जैसे बच्चों में देखना है कि हाँ ये इसका रोज पेट दर्द होता है, तो एक पेशेंट था कि जिसका हमेशा, मैं जब पूछती थी कहाँ पे पेट दर्द है तो बताता था अम्बिलिकस के पेरी अम्बिलिकस में है। जब पूछते थे कि संडे को होता है, नहीं होता है, स्कूल टाइमिंग में होता है, तो बच्चे झूठ भी बोलते हैं। और इस हिसाब से हिस्ट्री निकालना है कि संडे को नहीं होता तो ये बस इतना कुछ सीरियस लेने के नहीं है। कोई बच्चा है उसका संडे का पेट दर्द होता है क्योंकि इधर अदर टाइमिंग में खाना वगैरह प्रॉपरली खाते हैं, लेकिन संडे को ऐसा होता है कि दिन भर खाना ही खाते रहते हैं।
केस का कौन से केस का हम बाद में देखेंगे सर, ठीक है। जब एब्डोमिनल पेन एग्रेवेट ऑन प्रेशर, इंफ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस होता है, हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, रिलीव्ड ऑन प्रेशर तो कोलिकी पेन हो सकता है। टाइप कैसा है एब्डोमिनल पेन का, ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में पेशेंट बच्चा रात में एकदम नींद में से उठ के रोने लगता है, तो ऑर्गेनोमेगाली के बारे में भी सोचना चाहिए, उसमें वेट लॉस होता है। और नॉन ऑर्गेनिक अगर होता है तो मोस्टली वो पेरी अम्बिलिकल होता है, जिसे कृमि विचार हमने अभी बताया है। तो ऑफ एंड ऑन पेन होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, और वो बच्चा प्लेफुल रहता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस एक एक सिम्टम पे एक एक लेक्चर लिया जा सकता है, वो हम डिटेल में बाद में कभी लेंगे, ठीक है। तो अभी है कि हमारे पास ये सब तो इसके लिए तो है, लेकिन हमारे इसमें ये बहुत अच्छे से बता रखा है स्वर्ण प्राशन। जैसे हर एक डिसीज के लिए आज कोरोना के वैक्सीन भी आ गई, ऐसे आगे आगे जनपद ध्वंस में कितने सारे वायरल इन्फेक्शन आएंगे, हर एक की वैक्सीन नहीं हो सकती है। लेकिन स्वर्ण प्राशन जो है, सुवर्ण भस्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों में। आपके क्लिनिक में सुवर्ण सूतशेखर, स्वर्ण भस्म छोटे बच्चों के लिए होना ही चाहिए। बहुत सारे व्याधि इससे हम ठीक कर सकते हैं। और सुवर्ण प्राशन अभी के इसमें जो मेंटली हैंडीकैप पेशेंट बच्चे, उनको तो स्वर्ण प्राशन रोज करना चाहिए। और पेरेंट्स ही हमें बताते हैं कि जब से इसको सुवर्ण प्राशन स्टार्ट किया है, तब से ये कम बीमार गिरने लगा है, ठीक है। तो हमें ये अभी कॉलर ट्यून आ रही ना, हमें क्या बीमार से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है ना, बीमार से नहीं। तो ऐसे ही है कि अगर बॉर्डर पे अगर सैनिक आ गए हैं, चाइना ने अटैक कर दिया, तो हमने अभी पहले ही सैनिक तैनात किए हैं वहां पे, तो इसलिए तो अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एज इम्यूनोलॉजिस्ट हम बच्चों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसका आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या इस हिसाब से नित्य अभ्यंग, बालकों में नित्य शिरोभ्यंग धूमपान अगर ये करे तो बच्चे कम से कम बीमार होंगे, जो कि चरक सूत्र स्थान में बताया ही है। अगर आप खुद फॉलो करो, बच्चों को फॉलो, जैसे कॉमन है कि टूथ ब्रश हम 2 टाइम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कितने पेरेंट्स 2 टाइम ब्रश करते हैं? जो पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चे करते हैं। दूसरा है कि जो कोलगेट वगैरह यूज करते हैं, तो बच्चों में ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर बच्चों को टूथ कैरियस है तो पहले उसका कोलगेट बंद कर देना है। कोलगेट बंद हो गया है तो डेंटिस्ट का गेट भी बंद हो जाता है, क्योंकि यही है कारण जो हमेशा, और ये हमारे नाना बताते थे कि जो कोलगेट है वो निगल लेते हैं, या वो सबलिंगुअल वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छा नहीं रहता है। हमेशा मंजन से हमें ब्रश करवाना है बच्चों को, और अच्छे से उनको बोलना है कि बोलने कशा करता है, गार्गलिंग कैसे करना है, नाक साफ कैसे करना है, ये हमेशा उनको 2-3 साल से ही सिखाना है, ठीक है। और पेशेंट के पेरेंट्स को भी सिखाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जैसे इमरजेंसी केस हमने ये किया है, बोर तो नहीं हो रहा है या फिर फास्ट हो रहा है? नो मैम, सब समझ रहा है। समझ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे टोको, बीच में रोको, ठीक है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है श्रेया मैडम, आगे जाए क्योंकि 10 बज गए हैं। बोर नहीं हो रहा है मैम। ठीक है, तो एक केस है, थोड़ा सा ही रह गया अभी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये मेल 7 years 20 kg, ठीक है। तो उसको स्वेलिंग ओवर लिप्स आईज सिंस नाइट एंड माइल्ड इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। एक प्रोग्राम में गया था पेशेंट जहाँ मंदिर में, और वहां पे खेती बाड़ी थी तो खेलने लगा, उसमें मे बी कांग्रेस ग्रास की उसको एलर्जी हुई या इंसेक्ट बाइट हुआ, डोंट नो। तो वाइटल्स वो स्टेबल, फीवर था माइल्ड, और माइल्ड डिहाइड्रेशन था, थोड़ा सुस्त था पेशेंट। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देंगे? पेशेंट एलोपैथी नहीं लेना चाहता था और मेरी तरफ आया था, तो मैंने उसको तुरंत सुवर्ण सूतशेखर दिया, रक्तपाचक दिया, पटोल दिया, ये मराठी में लिखा था, इसमें ये नहीं था इसलिए ऐसा हो रहा है। और लोकल एप्लीकेशन स्वर्ण माक्षिक दिया, और लोकल एप्लीकेशन के लिए मैंने उसको शतधौत दिया, ठीक है। और विदिन 24 आवर आप देख सकते हैं, ये है शाम का पिक्चर, ठीक है। ये
आफ्टर 6 आवर 12 आवर और एक हंसने लगा है बच्चा। तो इवन इन इमरजेंसी हम ये दे सकते हैं। इसमें स्पेशली दशांग लेप मैंने जब ये पेशेंट आया तो मेरे गुरु से बात की थी और ये केस मैंने एक ग्रुप पे डाला था, तो बहुत सारे गुरुओं के मुझे ओपिनियंस मिले और तब मैंने पहली बार दशांग लेप जो है, जो विषग्न हम लेप ही लगाते हैं लेप करके, लेकिन इस पेशेंट को मैंने इंटरनली दिया था और तब मैंने पहली बार इंटरनली दशांग लेप के रिजल्ट्स भी देखे थे। सुवर्ण सूत इसलिए दिया था कि उसका डिहाइड्रेशन जो हुआ था उसके लिए। और मैंने ऐसा भी किया है इसके पहले कि एक पेशेंट जो आया था उसको एडमिट होने के लिए बोला था फॉर लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, और वो पूरा ड्रॉजी हुआ था, पूरा ड्रॉजी कि अभी आईवी लगाना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा था। तो बस सीतोप्लाजी और सुवर्ण सूत का चार्टिंग किया, दूसरे मिनट में बच्चा खेलने लगा। ठीक है, तो अगर हम इदम आगम सिद्धत्वात, नाना का वाक्य नाना हमेशा बोलते थे, प्रत्यक्षम फल दर्शनात्, हम देखे ही नहीं देंगे पेशेंट को तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आपसे शेयर कर रही हूँ आप सभी ये करना है आपके ओपिनियन। दशांग लेप का डोज कितना दिया? क्या मैम? दशांग लेप का डोज 125 मिलीग्राम मैम। वो दशांग लेप, पटोल, यष्टि ये मैंने मिक्स करके दिया था। ओके ओके, थैंक यू। ओके, इंटरनली दिया था। यह एक बच्चा आया था 11 मंथ ओल्ड चाइल्ड, वेट वाज 9.1 kg, कम विथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट कोल्ड। अच्छे खासे वेल सोफिस्टिकेटेड फैमिली का बेबी था ये। ठीक है, फीडिंग वेल, एक्टिव, उसको फीवर नहीं आता था, लेकिन उसने 11 महीने में 3 बार एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, नेसल ड्रॉप सब शुरू थे उसको। हर 2-3 महीने में वो हमेशा नाक बहती रहती थी। नो रेस्पिरेटरी साइन वाज देयर, नेसल ब्लॉकेज एट नाइट। अच्छा खासा वेट भी देखो आप अच्छा है उसका, 11 महीने का है और अदर सिम्टम्स नहीं है, रेस्पिरेटरी साइंस कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा रात में सोता नहीं है नेजल ब्लॉकेज की वजह से। जब मैंने नहीं ये तो जब मैंने उसकी आहार की हिस्ट्री ली, ठीक है, तो मदर अच्छे आईटी कंपनी में थी, तो उसने मुझे सुबह से उसका डाइट बताया कि सब जब उठता है तब मैं उसको एक एग देती हूँ, उसके बाद मिल्क देती हूँ, आफ्टर 2 आवर्स उसको एक एवोकाडो, लीची, कीवी, मुझे तो ऐसा लगा कि उसको हमें देसी फ्रूट पता ही नहीं है, ये देती हूँ। उसके बाद उसने पूरा उसका 2 घंटे का पूरा डाइट प्लान मुझे बताया, तो मैं शॉक रह गई कि इतना सारा संतर्पण छोटे बच्चों में, यानी डिमांड फीडिंग नहीं, बस घुसना है, बस देते रहो, उसको चाहिए या नहीं। और बच्चे भी ऐसे होते हैं कि आप अगर कुकीज दो अच्छे मीठे वाले तो खाते ही है। ठीक है, जब मैंने उसका आहार पूछा और आहार में चेंजेस किए तो बच्चे को उसके बाद से अभी तक एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ा है और बच्चा कम से कम बीमार हुआ है वो। ठीक है, नित्य उसको जैसे आहार में बदलाव लाए, उसको 2 बार या 3 बार ही आहार, दूध जो प्रमाण उसका 750 ml दूध वो लेता था बच्चा दिन भर में, वो पूरा बंद कर दिया पहले तो ऐसा होता है कि हम पूरा बंद नहीं कर सकते, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, नहीं ये बच्चा बॉटल फीडिंग करता है तो रह ही नहीं सकता, मैं ऑफिस जाती हूँ कैसा करे। तो ऐसा बोलना है कि हाफ मिल्क हाफ वाटर लो, शुंठ डालो, विडंग डालो, या फिर जो भी आपको लगता है कि जो पाचक द्रव्य है, ठीक है, पीपली डाल सकते हो, वो से सिद्ध करो, यष्टि डाल सकते हो और फिर बेबी को दो, तो फिर वो कम से कम कफ वृद्धि करेगा। ठीक है, तो नच्च आहारसम किंचित भेषजम उपलब्धते, आहार को कश्यप ने महाभेषज बोला है। और हमारा अभी है बैलेंस डाइट चल रहा है कि ऐसे बच्चों का आहार ये जो दिखने में ऐसा बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और बच्चे पसंद करते हैं। मोबाइल के सिवा बच्चे खाना नहीं खाते और बेकरी आइटम्स उनका एक डेली हो गया कि चाय में या दूध में बिस्किट, जो दूध में का जो लैक्टिक एसिड और जो मैदे का ग्लूटेन, ये मिक्स होके बहुत डेडली कॉम्बिनेशन जो कृमि उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का पूरी वाट लगा देते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो आहार को ही महाभेषज बोला है, आहार से ही हमें बच्चों को हम आधा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये डाउन सिंड्रोम का बेबी है। ठीक है,
तो ये डाउन सिंड्रोम का बेबी मार्च 2019 में आया था और विद इन 2 मंथ्स इसकी वो गांव में रहने वाली लेडी थी, लेकिन उसने एक बुक बनाई थी और वहां पे वो उसके जो भी इम्प्रूवमेंट है वो लिखती थी कि वो बाईसिलेबस बात करने लगी, क्या क्या बातें करने लगी, उसको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो ये मराठी में लिखा है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ कि उसको गाड़ी पे बैठना समझता है, मोबाइल पे बोलना समझता है, वो खुद के कपड़े खुद करती है। ये 2 महीने का है। अभी भी वो बहुत अच्छा करती है। वो बोल नहीं पाती थी बच्चे बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम। तो रिपीट कर रही है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में हम क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो घृत महाकल्याणक है, महापैशाचिक है, पंचगव्य घृत है, ये ऐसे सिंड्रोमिक बेबी में बहुत अच्छा काम करते हैं। नित्य अभ्यंग करना है, नस्य करना है। अगर हमें दूसरे वात वृद्धि के कुछ कारण मिलते हैं तो उनमें बस्ती स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमें पेशेंट को देख के उस जैसे डाउन सिंड्रोम में भी प्रकार होते हैं, तो उसमें अगर हार्ट डिसीज रहता है तो लवंग आदि चूर्ण वगैरह हमें ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और प्रवाल भस्म, अभ्रक भस्म और सुवर्ण और हीरक भस्म सिंड्रोमिक बेबी में बहुत ही अच्छा काम करता है। हीरक भस्म को आयुष्पद बोला है, सुवर्ण बल्य रसायन है। तो ऐसे बेबी में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने ग्रुप पे परसों 3 महीने का जब ये बेबी का डिस्कशन किया था, तब 3 महीने में ही जैसे जो बेबी था वो एमएलए के बेटे का बेबी था। तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स आते, देखो मेरे बच्चे में कुछ डिफेक्ट दिख रहा है क्या आपको, तो हम पेरेंट की काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है कि डोंट वरी। ठीक है, उनको काउंसलिंग करनी है कि योर चाइल्ड इज डिफेक्टिव बट इट इज ही और शी इज नियरली नॉर्मल। ठीक है, कि आपका बच्चा डिफेक्टिव है लेकिन नियर टू नॉर्मल है, इसमें ये पॉजिटिव आप चीजें ढूंढो। ऑटिज्म में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑटिज्म का केस। ये केस है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का। तो व्हाट इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये तो आपको सब बुक में या कहीं पे भी मिल ही जाएगा। तो ये बेबी था जिसमें ब्रिटल बोन जैसे रहते हैं और मल्टीपल फ्रैक्चर्स इनमें होते रहते हैं। तो इस ऐसे बच्चों में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है कि ये ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मेनली अफेक्ट, इसका आप ये यहाँ पे देख रहे हो सब, यहाँ पे जो बोन है वो ये दिख रहा है सबको। ये आप बोन स्ट्रक्चर देखो, इसका ये पैर देखो, तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर मूवमेंट करे या ना करे फिर भी इतने बोन इतने ब्रिटल हुए रहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बोन इजीली फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, उसका कॉज ये है कि टाइप 1 कोलेजन उसमें डिफेक्ट रहता है। तो इस पेशेंट में, ये ट्रस्ट हॉस्पिटल में आई थी पेशेंट, बहुत अफोर्डेबल नहीं थी, तो इसके लिए मैंने उसको वहां पे जो अवेलेबल था, लिवर टॉनिक था वहां पे अवेलेबल, रक्तपाचक जैसे जो कॉम्बिनेशन है वहां पे कैप्सूल था वो दिया जिसमें रक्तपाचक के कंटेंट थे। दूसरा एक लिवर टॉनिक था वहां पे वो दिया, क्योंकि वहां पे जैसे अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से, और वहां पे मैं कुछ मेडिसिन उसको बाहर से दिया था। लेकिन उस बच्चे के जो पिता है वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो मैंने एक स्टडी करने के लिए खुद से उसको ट्रीट किया। और जब से हमने ट्रीट करना शुरू किया, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ फ्रैक्चर है वो बहुत कम हो, जैसे पहले हर महीने में 1-2 बार होता था, अभी 3 महीने उसको नहीं हुआ है। तो उसमें मैंने क्या दिया, तो उसको मैंने अस्थि मज्जा पाचक घृत बना के दिया। दूसरा है कि उसको तेल धारा बोली मैंने, धनवंतर तेल की। ठीक है, इस प्रकार के पेशेंट में हम और क्या क्या कर सकते हैं कि गुड़ुचि यष्टि सिद्ध घृत दे सकते हैं, चंदन बरा लाक्षादि की धारा कर सकते हैं, लाक्षादि घृत, लाक्षा जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इस पेशेंट में दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा रहती है, लेकिन ऐसा होता है कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक पेशेंट का चेहरा देखो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, तो इसको
जब पेशेंट को हमने ट्रीट करना है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे सुधार सकते हैं, ये हमें देखना है। ये पेशेंट से देख रहे हो आप साइड का, क्या क्या डिफेक्ट दिख रहा है इसमें? दर्शन परीक्षा में क्या दिख रहा है? एएसडी का पेशेंट है, एक्टिव सेप्टिक डिसीज का, हार्ट डिसीज का पेशेंट है। और क्या डिफेक्ट दिख रहा है आपको? एनीवन? नहीं दिख रहा? थम्स मैम। यस यस यस, क्या है वो? पॉलीडक्टिलिटी, ठीक है। तो 6 फिंगर है, पॉलीडक्टाइल, ओके। और जैसे पॉलीडक्टाइल पेशेंट आते हैं या फिर आपको ऐसा दिखता है तो उसका ऑर्गन थरो इन्वेस्टिगेशन करना है, यूएसजी करना है। किडनी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, मोस्टली होते ही है, ठीक है। फीमेल है तो यूटेरस के बारे में देखना है, तो सिंड्रोमिक हो सकता है। इसको ये अदरवाइज नॉर्मल थी, इंटेलेक्चुअली भी नॉर्मल थी। एएसडी था, उसको ऑपरेट के लिए बोला था, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था और वेट बढ़ नहीं रहा था। इसके लिए पेशेंट में आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था। तो उसको मैंने पहले तो प्रकृति के हेतु देना है, दिनचर्या ऋतुचर्या जो भी है वो हमने उसको बताना है। जैसे चरक सूत्र स्थान में कहा है, ठीक है। जैसे का आहार काल भोजन होना चाहिए, उसको वर्धमान पिप्पली रसायन दिया था, तालिसादी चूर्ण दिया था। जो भी रस धातु पे कार्य करने वाले ड्रग्स है उसमें देने हैं। लवंग आदि चूर्ण हम अन्न में मिक्स करके दे सकते हैं। सुवर्ण और च्यवनप्राश हम दे सकते हैं, ठीक है। तो धातु साम्य के हेतु, प्रकृति के हेतु हम देते रहेंगे, ठीक है। तो ये पेशेंट का वेट, यस वेरी गुड। तो पेशेंट का वेट एक 30 डेज में 900 ग्राम बढ़ा था, ठीक है। तो फिर वो ऑपरेट के लिए एलिजिबल हो गई और फिर, ठीक है। तो इस टाइप के पेशेंट भी हम आयुर्वेद से ही ट्रीट कर सकते हैं। देयर इज नो क्योर इन एलोपैथी इन दिस केसेस, ठीक है। ये रिसेंट है, इसको अभी ट्रीटमेंट शुरू किया है, अभी 15 डेज ही हुए है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अकॉन्ड्रोप्लासिया का बेबी है, ये 2 ईयर का, नो हिस्ट्री ऑफ कॉन्सिग्नेटिव मैरिज। लेकिन आप देख सकते हो कि उसमें जो ब्रेन हेड टू अम्बिलिकस और अम्बिलिकस के नीचे का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर नहीं है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो ये डिसऑर्डर ऑफ बोन ग्रोथ है दैट प्रेजेंट्स changing of cartilage, particularly in the long bones of the arm and leg. तो ये change in genetic mutation is in fibroblast growth factor receptor 3 में होता है ये। तो इसमें सिम्टम है कि इसके आप फिंगर्स देखो, जैसे स्टब है फिंगर्स, डॉर्फिज्म है, मोशंस लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है एल्बो में और थाई में। देखो आप, हेड साइज बड़ा है, इसमें दिखता है हेड साइज, ठीक है। फिंगर्स एकदम स्मॉल रहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट है, बहुत आईक्यू इसका बहुत अच्छा है। तो इसको अभी मैंने सर्वांग स्नेहन धन्वंतर तेल से बताया है, महाकल्याण घृत दिया है, सुवर्ण मालिनी वसंत स्टार्ट किया है और परिपाठादि स्टार्ट किया है। बाकी बेबी बहुत अच्छा है। अभी जब इसका फॉलोअप 45 डेज में आएगा तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये ऑटिज्म का केस है, ये मराठी में बात करें आप, देखो तो ये बच्ची ऑटिज्म की है जो, और बहुत हाइपर एक्टिव, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जब केबिन में आती थी तो 1 मिनट भी केबिन में नहीं रहती थी, पूरा हॉस्पिटल घूमती थी। लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इसको मैंने बस्तिक्रम, पिंड स्वेद, नस्य, शिरोपिचू, ये सब किया है, धूपन भी दिया है। और उसके बाद महाकल्याण घृत उसको तब से यानी सिंस एज 3 साल से उसको शुरू है ट्रीटमेंट, और वो बहुत अच्छा भी बच्चों के साथ खेलती है, नहीं तो वो कभी टीवी भी नहीं देखती थी। तो उसका इम्प्रूवमेंट है, बोलने लगी प्रॉपरली, जब आती है क्लिनिक में मेरे से बात करती है। दूसरा पेशेंट है, ये इसका प्रीवियस वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो पेशेंट है लोकेश नाम का, यहाँ से 12 घंटे दूर रहता है। तो
जब ये पेशेंट जब आया केबिन में तो वेटिंग में भी उसका टिपिकल एक साउंड करता था, कंटिन्यूस वो ट्रररररर ऐसा साउंड करता था कि वो बोल नहीं पाता अभी भी, लेकिन कंटिन्यूस वो साउंड चलता रहता था और उसको मलमूत्र संवेदना नहीं थी। बड़ा है पेशेंट तो मदर को भी बहुत दिक्कत होती थी, खाने का वगैरह कुछ ध्यान नहीं, सब मदर को ही करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट आप देख सकते हो खुद के हाथ से पानी पीता है, पेशाब और स्टूल पास के लिए बाथरूम की तरफ जाता है। अभी अभी वो इनर्स रिमूव करके बैठने लगा है। अभी तक उसको इतना इम्प्रूवमेंट है। बाकी का खाना वगैरह खुद के हाथ से वो खाने लगा है, खुद अपना प्लेट निकालता है, खाता है। और एक एक महीने का ट्रीटमेंट मैं ऑनलाइन देती हूँ और एक एक महीने के बाद पेरेंट्स हमें वीडियो भेज के हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म में भी आयुर्वेद को पर्याय नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, गर्भच्छपक्य है। इसकी जैसे इसकी बड़ी बहन है जो 9 महीने की थी तभी ये गर्भधारणा इसको हुई थी, उसके मदर को। तो ये देखिए आप पक्का का उसके बोन्स देखिए। और आफ्टर उसको प्रवाड़ पंचामृत, अस्थि मज्जा पाचक, परिपाठादि, पिंड स्वेद किया था क्लिनिक पे इसको। ठीक है, और बाद में घर पे सिखाया था और इसके इम्प्रूवमेंट देखो आप। ओके, ये है क्षीरजपक्य। मदर का एज 18 इयर्स था। ठीक है, और प्रीमैच्योर डिलीवर्ड भी था ये। इसके पैर को देखो आप। ठीक है, और लास्ट में देखो। ठीक है, तो यही ट्रीटमेंट पिंड स्वेद, प्रवाड़ पंचामृत, वसंत कल्प जो है छोटे बच्चों में बहुत अच्छे काम करते हैं। उसके बाद जो धातु पाचक है वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। सभी जो गोदंती भस्म, प्रवाड़ भस्म, श्रृंग भस्म, ये जो कैल्शियम के जो ये है खटिका कल्प, वो बच्चों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे मैं मेरे प्रैक्टिस में जैसे गोदंती भस्म बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मुझे मेरा पसंदीदा ये है शायद, या फिर उससे सस्ता होने के बावजूद और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए मुझे वो कल्प गोदंती भस्म शायद ज्यादा पसंद है। तो गोदंती भस्म हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में गोदंती भस्म हम बिल्व के साथ दे सकते हैं। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में हम रसपरपट्टी, दुग्धपाषाण ये भी दे सकते हैं। ठीक है, जीर्ण ज्वर है और शुष्क कास है। ठीक है, शुष्क कास अभी के सीजन में शुष्क कास के पेशेंट बहुत आते हैं, तो उसमें तालिस आदि, गोदंती भस्म, प्रवाड़ पिष्ठी बहुत अच्छा काम करता है। वोमिटिंग अभी जो हमने डिस्कस किया, तो ऐसा होता है जहाँ पे पानी भी नहीं पचता है, पानी भी वोमिट कर देता है, वहां पे गोदंती काम करता है। गोदंती म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है। ठीक है, और ऐसा होता है कि अगर गैस्ट्रिक हाइपरप्लेसिया वहां पे अगर है, वो भी गोदंती से ठीक हो सकता है। शीरशूल में, सूर्यावर्त में, अर्धावेदक जो भी शिरोरोग है, माइग्रेन टाइप है, हेडेक के जो पेशेंट आते हैं उसमें गोदंती काम करता है। अम्ल पित्त में अच्छा काम करता है। अगर दूध का मल विबंध दूर करता है। ठीक है, बालकों में जो ज्वर, कास, श्वास है ये दूर करता है। इपिस्टेक्सिस के भी पेशेंट आने लगे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा काम गोदंती करता है। तो गोदंती का मल्टीटास्किंग ड्रग है, सस्ती है। प्रवाड़ भी अच्छा काम करता है, लेकिन प्रवाड़ एक तो ऑथेंटिक मिलना चाहिए और प्रवाड़ थोड़ा सा महंगा है। अति अस्वेदहर जैसे हाइपरहाइड्रोसिस के बेबी आपने देखे होंगे कि हाथ में और पैर में बहुत पसीना आता है, ऐसे पेशेंट में हमें प्रवाड़ भस्म देना है। प्रवाड़ विषग्न है, बल वर्ण ओजोवर्धक है। मूत्रकृच्छ के पेशेंट में हम प्रवाड़ दे सकते हैं। शुष्क कास में, क्षय कास में दे सकते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस या फिर फेरेंजाइटिस है, ओटोरिया है, इसमें प्रवाड़ हम दे सकते हैं। रक्तपित्त में दे सकते हैं। ठीक है, तो हम भस्म का प्रयोग रजन्य नदी के साथ 60 मिलीग्राम से लेके 125 मिलीग्राम तक बच्चे का वेट देख के दुष्ट देश बल काल अनलम प्रकृति वयम, इस हिसाब से हम दे सकते हैं। रसकल्प इसलिए मैं बताती हूँ कि हमें ये हम घबराते इसलिए कि अरे बच्चों को ताम्र भस्म कैसे दें। ताम्र भस्म इतना अच्छा मेडिसिन है, जैसे कि अगर प्रॉपरली बना हो और प्रॉपर मात्रा में दिया जाए तो ताम्र भस्म
एक एक्सीलेंट मेडिसिन है। जैसे विल्सन डिसीज में भी हम ताम्रभस्म दे सकते हैं और पेशेंट ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर एक भस्म हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी आई थिंक बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा फास्ट लेती हूँ। ठीक है, माइनर एलिमेंट्स है, जैसे नैपकिन रैश के पेशेंट आते हैं हमारे पास। ये जो बेबी था तो उसने काफी कैंडिड वैंडिड लगा के, बहुत सारे क्रीम्स लगा के आया था पेशेंट। तो उसको मैंने सिर्फ त्रिफला क्वाथ, त्रिफला दारवी, दारू हरद का क्वाथ दिया था, और उसके बाद उसको ये पंचवल्कल क्वाथ का एक क्रीम आता है शतदोत लगाने के दिया। बस तीसरे दिन पेशेंट नॉर्मल। ओके, यह है अम्बिलिकस सेप्सिस का पेशेंट, 16 डेज का बेबी था, पीरियड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस। इसको क्या ट्रीटमेंट दिया होगा? एक सिंपल घरगुती उपाय है इसके लिए। पीरियड एंड डिस्चार्ज है, बेबी वेट गेन है, फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सेंधा नमक उसके अम्बिलिकस में डाल दो, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेंगे। डर्मेटोलॉजी में हम वंडरफुल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये पेशेंट है जिसको हमेशा हमेशा जैसे विंटर सीजन स्टार्ट हुआ कि उसको बहुत रैशेस आते थे, मल्टीपल बॉयल्स होते थे। ठीक है, ये पेशेंट को, तो ये अभी इसका प्रीवियस मेरे पास स्किन के ये नहीं है, तो इस पेशेंट को हमने इसके सिर्फ यकृत पे काम करना है। ऐसे पेशेंट के यकृत, ये रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान है, बस उसी पे ही काम करना है। रक्तवत स्रोतगामी जो भी ड्रग्स है देते जाओ, आरोग्यवर्धिनी है, गंधक रसायन है, ठीक है, फलत्रिकादिक्वाथ है, परिपाठादिक्वाथ है। ठीक है, बच्चों में हिस्ट्री ऑफ जैसे स्किन डिसऑर्डर या कोई भी डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ आपको चिकन पॉक्स मिजल्स पूछनी है, हुआ है या नहीं है। अगर हुआ है और उसमें अगर बहुत ज्यादा एंटीवायरल, एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक यूज किए हैं तो हमें वोक्षरादि गुड़, रजनी योग पांचभौतिक चिकित्सा के हिसाब से हमें ये विचार करते हुए हमें ट्रीटमेंट देना है। ये बेबी है कि उसको ये नॉन हीलिंग एब्सेस था। ठीक है, ये बेबी चल नहीं पा रहा था, इसके वजह से उसका हमेशा रबिंग होता था, वो हाथ ऐसा सरका के चलती थी, तो ये हिल ही नहीं होता था। ठीक है, तो इसको मैंने, ये भी ट्रस्ट हॉस्पिटल में आया था, तो वहां के जो ड्रग्स थे जिसमें एक पंचवर्कल का एक मेडिसिन था और परिपाठादिक्वाथ वहां पे मिलता है, वहां वो दिया था, और बाकी बाहर से दिया था, अभ्यंग वगैरह उसको बताया था, और लोकली मैंने उसको त्रिफला क्वाथ से धावन बताया था इस पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ट्रस्ट हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट बहुत अफोर्डेबल नहीं होते, तो ये देखिए कि पेशेंट का 1 महीने में ये जो एब्सेस है वो ठीक हो गया है। दूसरी बात कि पेशेंट वो जो चलती ऐसे हाथ खड़ा नहीं हो पाती थी, वो विथ सपोर्ट चलने लगी 1 महीने में। यानी ट्रीटमेंट एब्सेस का कर रहे थे, लेकिन उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, पंचकर्म क्या क्या कर सकते हैं बेबीज में? वमन पंचकर्म, बस्ती पंचकर्म, पिंड स्वेद, ठीक है, और जलों का, जैसे टॉन्सिलाइटिस में जलों का उच्चारण किया है, रिकरेंट टॉन्सिल है, टॉन्सिल रिमूव करने के लिए, क्योंकि जैसे 3 से 4 एपिसोड अगर हो गए 1 साल में तो टॉन्सिल रिमूव करने के लिए एंटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, और वो उनका ब्रेड एंड बटर है कि टॉन्सिलेक्टोमी मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो वमन भी आनंद से करते हैं, बच्चे फटाफट दूध पीते हैं और फटाफट वॉमिटिंग करते हैं, बिल्कुल तकलीफ नहीं देते हैं। ठीक है, और जैसे शोधन कर्म नाना का पसंदीदा विषय था कि जैसे चरक सूत्र स्थान 11 में बोला है कि चरक सूत्र स्थान 16 में बोला है, श्लोक नंबर 20, दोषा कदाचित कुप्यन्ति गीता लंघन पाचने गीता संशोधने तुन तेषा पुनरुद्भव, कि अगर दोषों व्याधि का पुनरुद्भव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने संशोधन ही करना जरूरी है। अगर क्रोनिक डिसीज है तो हमें रोगी का बल देख के, या जो छोटे बच्चों में भी स्किन डिसऑर्डर अगर है, कुष्ठ का पेशेंट है, तो आपने शोधन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये लास्ट केस मैं बताना चाहती हूँ, बस ये रिसेंट है केस, ये लास्ट मई में आया था मेरे पास। ठीक है,
आई थिंक एक बार फिर से मैं करती हूँ। ठीक है, एनआईसीयू में है पेशेंट और मैंने दिया हुआ समीर पन्नग ताली शादी का वो मदर चैटिंग कर रही है। तो ये पेशेंट को ऐसी हिस्ट्री है कि पेशेंट को 25 डेज हो गए थे एनआईसीयू में। ये 3 एनआईसीयू घूम के आया है पेशेंट। यहाँ से नगर से थोड़ा सा दूर संगमनेर करके है, वहाँ का पेशेंट है। वहाँ पे एक लोनी के हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर उसके बाद नगर के एक पीडियाट्रिशियन के पास एडमिट था। उसके बाद एक बड़ा एनआईसीयू 100 बेडेड एनआईसीयू है, वहाँ पे एडमिट था। तो पेशेंट को लास्ट मई में बोला गया था कि आप ये पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत बैड है, तो आप उसको पुणे में शिफ्ट करो, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है। उसके भी 3-4 बार उसको नेबुलाइजेशन वगैरह वगैरह सब शुरू था, लेकिन O2 लेवल उसका बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा था। तो पेशेंट संभ्रम में आ गया कि कोरोना का ये एम्बुलेंस कैसे लेके जाए, कितना पहले ही बहुत खर्चा हो गया है, फिर क्या करें। तो किसी जो एक साइड में उसका बेड था, वहां के किसी पेशेंट ने मेरा नाम बताया और वो पेशेंट से मेरे पास कंसल्ट करने के लिए, पेशेंट के अंकल। और मैंने ऐसे बोला कि अगर आपको लेना है मेडिसिन मैं देती हूँ, लेकिन एनआईसीयू में अगर आप देना चाहते हो तो वहां के डॉक्टर की पहले कंसेंट दो, मुझे कंसेंट लिख के दो और फिर मैं आपको दूंगी। मैंने सब ये मेडिसिन समीर पन्नग, ताली शादी, अब्रक भस्म, रौप्य भस्म और सुवर्ण भस्म, ये उसको मैंने एक इसमें पुड़ी में बना के दिया और हर 2-2 घंटे में उसको मैंने बाल चतुर्भद्र एक सिरप आता है टॉन्सरी करके, उसके साथ दिया। बस पेशेंट का एक ही दिन में O2 लेवल 95 तक हो गया। दूसरे सुबह तक यानी आफ्टर 18 आवर्स उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद पेशेंट को बोला गया कि अभी पेशेंट ये इस कंडीशन में था कि अभी डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि नहीं उसको प्यूरेसी है, अभी उसके लंग्स में पानी है तो निकालना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो पेशेंट वो शॉक कि अभी तो फीवर भी नहीं आ रहा है, ब्रीथलेसनेस भी कम हो गया, तो अभी हम क्या करना है। पेशेंट ने मुझे फोन किया, मैंने बोल दिया कि आप अपने रिस्क पे लेके आओ, आपको अगर लगता है कि मेरे मेडिसिन से ठीक होने वाला है तो आप ओपीडी में आओ या फिर आप वहां पे रुको। पेशेंट ने डिसीजन लिया, डिस्चार्ज लिया और मेरे ओपीडी में वो आए। उसके बाद मेडिसिन कंटिन्यू रहा, बेबी खाने लगी। उसका 3 महीने में बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 400 ग्राम वेट बढ़ा था। ठीक है, ट्रीटमेंट चलता रहा अप टू दिसंबर तक ट्रीटमेंट किया मैंने उसका। और उसके बाद उसका 16 दिसंबर को मुझे फोन आया। तो सुबह मैंने फोन रिसीव किया और उसने बोला कि पेशेंट को बहुत ब्रीथलेसनेस हो रहा है, तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि वहां पे जो पीडियाट्रिशियन है उनको दिखाइए, या फिर वो पीडियाट्रिशियन जैसे बोलता है वैसे आप कीजिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी। मैं एक ट्रैक पे गई थी जहाँ पे बिल्कुल कवरेज नहीं था, तो जब कवरेज आया तब उसका फोन रिसीव किया और मैंने वहां के पीडियाट्रिशियन को रेफर किया कि आप उनके पास बताओ। पेशेंट को वहां पे नहीं लिया गया, पेशेंट फिर से लोनी जो एक हॉस्पिटल है वहां पे गया, एडमिट किया गया। और उस दिन भर मेरा फोन आउट ऑफ कवरेज था। और पेशेंट ने जब मैं 18 दिसंबर को जब वहां से आई तब पेशेंट का फोन आया कि दैट बेबी, ये बेबी जो है एक्सपायर हो गया। तो पेशेंट ने एक सेंटेंस मुझे बोला कि मैम शायद आप होते, शायद आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन होते तो ये बेबी शायद बच जाती। तो तब मुझे लगा कि आयुर्वेद इस केस में प्रायोरिटी है, नॉट अ ऑप्शन। जैसे पहले ऑप्शनल थी मैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी के हिसाब से आयुर्वेद हम दे रहे हैं, हम दे सकते हैं। यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ कि हमें प्रायोरिटी होना है, ऑप्शन नहीं होना है। तो एट लास्ट हम ये सार ये करेंगे कि जो भी एब्सॉर्ब नॉलेज दैट इज प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल एंड देन यूज इट। ये जो डायग्नोसिस है पीडियाट्रिक में इज एन आर्ट मोर देन साइंस, इलिसिटिंग एंड एनालाइजिंग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन लाइक अ डिटेक्टिव, लाइक अ Sherlock Holmes. Use your senses to making a sense. Perception that high-end technology is superior to low-end clinical skill has led to demise that thinking power and misuse of technology. Okay? तो है कि हमने प्रैक्टिकली आयुर्वेद को अपनाना है, घर से शुरू करना है। अभी जो भी
सुन रहे हो, आप जो 41 लोग है, जो भी बच्चे मिलते हैं वासंतिक वमन दे दो, बस मदन फल, बस दूध पिलाना है ग्लास भर 2 ग्लास, और मदन फल की नाना के हिसाब से जादू की झप्पी रहते हैं, जादू की पुड़ी बोलते थे नाना, जादू की पुड़ी बहुत पसंदीदा विषय था वमन देना नाना को। जादू की पुड़ी दे दो और देखो बच्चा साल भर कैसे रहता है। ठीक है, हर टाइम जो इन्वेस्टिगेशन है वो कब करने हैं, ये मन में रखना है कि प्रोबेबल उसको क्या डायग्नोसिस, जैसे रिपोर्ट आएंगे तो क्या हो सकता है। जैसे एक्सरे आपने बता दिया पेशेंट को, तो एक्सरे के नीचे लिखा रहता है कोरिलेट क्लिनिकली, यानी रेडियोलॉजिस्ट बोलता है कि एग्जामिन प्रॉपरली, आपने एग्जामिन बराबर नहीं किया, इतना होने के बाद भी आपको यही करना है। ठीक है, क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित तीर्थ, क्वचित त्यक्त, कर्माभ्यास क्वचिश्चेति, चिकित्सा निष्फला। एक कहानी सुनाना चाहती हूँ लेकिन बहुत टाइम हो गया है, छोटे बच्चों का सेशन था, लेकिन ठीक है, कभी नेक्स्ट टाइम हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। ठीक है, राकेश मकवाना सर जी, हम आपके भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और आपने जब बोला है कि कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस आप ढूंढो। कॉन्स्टिपेशन ये बहुत कॉमन है, उसके आहारीय हेतु ढूंढो, विहारीय हेतु ढूंढो, दिनचर्या देखो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए एरंड तेल से लेके हम उसको दूध भी विरेचन का काम करेगा, सिद्ध दूध यूज कर सकते हैं। अनुलोमन तेल बहुत अच्छा काम करता है, चिंसा लवण तेल जैसे, जिसमें अम्लिका और संधव इतना ही कंटेंट है, और जो भी सामान्य तेल है उसमें बना सकते हैं। ठीक है, परिपाठाधिकार, यकृत विचार करना चाहिए हमेशा कॉन्स्टिपेशन में, और यकृत विचार करके ही वो ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे एक कोई फ्रेंड है जो MBBS रहती है, जिनके हस्बैंड MD ENT है, ENT स्पेशलिस्ट है, वो टॉन्सिलाइटिस के लिए हमारी ट्रीटमेंट पूछती है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती, कर्माभ्यास करना चाहिए। नाना ने मुझे यही सिखाया, डॉक्टर रामदास अवार्ड सर ने यही सिखाया, और वैद्य मयूर सर से हम ये भी अभी सीख ही रहे हैं, चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। नाना को शतशः प्रणाम करके मैं अभी आपसे